हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड CSGD सलूजा वेलकमिंग ऑल ऑन मेरे यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज बच्चे हम लोग अपने मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग अपने पुराने टॉपिक जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रॉम द लेक्चर नंबर 20। तो वो जो लेक्चर नंबर 20 से हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था वो था फेमा प्लस अदर इकोनॉमिक एंड बिजनेस लेजिस्लेशंस। ये उस पर्टिकुलर टॉपिक की 5th क्लास है। इससे पहले हम लोग उस फेमा वाले चैप्टर के 16 केसेस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में 4 नए केसेस डिस्कस करेंगे उसी पर्टिकुलर टॉपिक के। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहला जो केस हम डिस्कस करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जो केस है किसके बीच में लिखा हुआ है, कहते लिखा है बच्चे, थॉटवर्क्स INC वर्सेस सुपर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक फॉरेन कंपनी है। ये कैसी कंपनी है? एक फॉरेन कंपनी है और ये एक इंडियन कंपनी है। और कहते हैं कि ये कौन से इस पर्टिकुलर केस में कौन से एक्ट के प्रोविजंस हिट हो रहे हैं? तो कहते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, उसका सेक्शन 34। छोड़िए अभी सेक्शन 34 क्या कहता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। कहते लिखा एपेलेंट्स रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। कहते हैं जो एपेलेंट है उसका एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। और हम यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि फॉरेन कंपनी जो है, जो फॉरेन कंपनी है उसका एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ठीक है, उसका एक ट्रेडमार्क है जो कि रजिस्टर्ड है। ठीक है। कहते हैं फिर सुपर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड जो एक इंडियन कंपनी है उसने भी उसी सेम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का यूज़ कर लिया है। इंडियन कंपनी ने भी क्या कर लिया है? सेम ट्रेडमार्क का यूज़ कर लिया है। और क्योंकि ऑलरेडी फॉरेन कंपनी ने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया हुआ था और इंडियन कंपनी बिना उसकी परमिशन से अगर उसको यूज़ करती है तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे इट इज़ अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द फॉरेन कंपनी, और ऐसा करना गलत है। इन दोनों कंपनियों के बीच में डिस्प्यूट था, जो डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व हुआ। और उस डिस्प्यूट में जब आर्बिट्रेटर ने अपना अवार्ड सुनाया तो वो इंडियन कंपनी के फेवर में सुनाया। ऑल्दो इंडियन कंपनी ने ही यहाँ पर वायलेशंस किए थे ट्रेडमार्क प्रोविजंस के, बट देन ऑल्सो आर्बिट्रेटर ने किसके फेवर में डिसीजन सुनाया? इंडियन कंपनी के फेवर में। और अब एग्रीव्ड पार्टी हो गई है फॉरेन कंपनी, जो इस पर्टिकुलर मैटर को लेकर कहा गई है दिल्ली हाई कोर्ट में। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते लिखा है अपेलेंट्स रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट देयर ऑफ बाय द रिस्पॉन्डेंट। और यहाँ पे अपेलेंट है थॉटवर्क्स INC जो कि एक फॉरेन कंपनी है, और उस पर्टिकुलर उन पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी के ट्रेडमार्क में इन्फ्रिंजमेंट किसने किया? रिस्पॉन्डेंट ने, मतलब इंडियन कंपनी ने, इन इट्स डोमेन नेम। नाउ आर्बिट्रेटर फेल टू कंसिडर सर्टेन वैलिड इश्यूज इन द अवार्ड। और जब आर्बिट्रेटर ने अपना आर्बिट्रल अवार्ड दिया तो उसने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहाँ पे सही तरीके से वैलिडली कंसिडर नहीं किया। नाउ अवार्ड पास्ड अगेंस्ट द एपेलेंट, और जो अवार्ड था वो फॉरेन कंपनी के अगेंस्ट आ गया। नाउ वेदर अपील टू बी अलाउड, तो क्या उस आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट अपील अलाउड है? हेल्ड यस, कहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला यस बिल्कुल अलाउड है। सेक्शन 34 ऐसा ही कहता है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते लिखा द पिटिशनर। पिटिशनर यहाँ पे कौन है? कहते हैं यहाँ पे पिटिशनर है फॉरेन कंपनी। कौन सी कंपनी है? फॉरेन कंपनी, जिसका नाम क्या था? थॉट वर्क INC। क्या नाम था? थॉट वर्क INC। कहते ठीक है। कहते द पिटिशनर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ IT कंसल्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज एंड सेल ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर अंडर इट्स क्वाइंड ट्रेडमार्क और ट्रेड नेम विच इज थॉटवर्क्स। तो कहते हैं ये ट्रेडमार्क है, ये एक ट्रेड नेम है जो कि फॉरेन कंपनी ने क्या करा लिया है सिंस 1993। और ये पर्टिकुलर वर्ड जो थॉटवर्क्स है ये 1993 से वो फॉरेन कंपनी यूज कर रही है। एंड द पिटिशनर हैज रजिस्टर्ड ए ट्रेडमार्क थॉटवर्क्स इन इंडिया ऑल्सो इन 2001 अंडर क्लास 9। और 1993 से वो इस पर्टिकुलर वर्ड के नाम से अपना बिजनेस रन कर रही है। और इन द ईयर 2001 और 2001 में उन्होंने ये थॉट वर्क्स नाम को रजिस्टर करा लिया था इंडिया में भी, इंडियन अथॉरिटीज़ के पास। ठीक है, अंडर क्लास 9। हर एक पर्टिकुलर ट्रेडमार्क का हर एक पर्टिकुलर ट्रेडमार्क एक एक्टिविटी के रिगार्डिंग होता है, और उस एक्टिविटी के रिगार्डिंग आप उसको क्लास वाइज रजिस्टर कराते हैं। ठीक है। कहते ना इन 2015, कहते 14 साल के बाद, द पिटिशनर बिकेम अवेयर दैट द डोमेन नेम thoughtworks.in was registered by respondent number 1 when one of the analysts of petitioner accessed the website of respondent number 1 mistaking it to be the petitioner's website। कहते हैं ये पता कैसे लगा? कहते हैं फॉरेन कंपनी के एक पर्टिकुलर पर्सन ने, फॉरेन कंपनी के किसी एनालिस्ट ने एक वेबसाइट को विजिट किया जिस वेबसाइट का नाम था thoughtworks.in। और फॉरेन कंपनी के उस एनालिस्ट को ऐसा लगा कि ये thoughtworks.in जो वेबसाइट है ये फॉरेन कंपनी की ही है। लेकिन जब उसको एनालाइज किया गया तो पता लगा कि ये फॉरेन कंपनी की वेबसाइट तो है ही नहीं, ये तो एक इंडियन कंपनी की वेबसाइट है, जिस इंडियन कंपनी का नाम है सुपर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका मतलब कुल मिला के ऐसा बोला जा रहा है कि जो ये इंडियन कंपनी है इसने अपने लिए एक वेबसाइट बनवाई विद द नेम ऑफ thoughtworks.in। लेकिन एक एनालिस्ट को जो इस पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट कर रहा था उसको तो ऐसा लगा कि जैसे ये कंपनी इंडियन कंपनी की वेबसाइट नहीं है, ये तो किसी फॉरेन कंपनी की वेबसाइट है जिसका नाम है थॉटवर्क्स INC।
कहते हैं जब इसके बारे में फॉरेन कंपनी को पता लगा तो उन्होंने क्वेरी रेज की, तभी लिखा इमीडिएटली द पिटिशनर फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट रिस्पोंडेंट नंबर 1 बिफोर निक्सी। कहते हैं कि वैसे तो इन दोनों कंपनियों का आपस में कोई लेना देना नहीं था, बट ये दोनों ही कंपनी इस वेबसाइट के टेक्नोलॉजिकल बिजनेस में इन्वॉल्व थी, इसलिए तुरंत पिटिशनर ने क्या किया, पिटिशनर कौन है, फॉरेन कंपनी, उन्होंने एक पिटिशन फाइल की, कंप्लेंट रेज की अगेंस्ट रिस्पोंडेंट नंबर 1 अगेंस्ट द इंडियन कंपनी बिफोर निक्सी। निक्सी क्या है, इट्स नेशनल इंटरेस्ट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, अंडर द .in डोमेन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी। और ये वेबसाइट्स के रिगार्डिंग कुछ रेगुलेशन पॉलिसीज बनाई हैं जहाँ पे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है, एंड द प्रोसीजर रूल्स ऑफ निक्सी। और फिर यहाँ पे आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया और दोनों पार्टीज के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। कहते द रिस्पोंडेंट कंटेस्टेड द अबव कंप्लेंट, और रिस्पोंडेंट ने इस कंप्लेंट के अगेंस्ट अपने फैक्ट्स प्रेजेंट किए। कहते द आर्बिट्रेटर पास एन अवार्ड अगेंस्ट द पिटिशनर। कहते हैं दिक्कत तो यहाँ तब आ गई जब आर्बिट्रेटर ने डिसीजन पिटिशनर के अगेंस्ट दे दिया। पिटिशनर के अगेंस्ट देने का मतलब फॉरेन कंपनी के अगेंस्ट दे दिया, अगेंस्ट विच द प्रेजेंट अपील हैज बीन फाइल्ड। और जैसे ही आर्बिट्रल अवार्ड फॉरेन कंपनी के अगेंस्ट आया, तुरंत फॉरेन कंपनी यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट में आ गई, ठीक है। कहते हैं दिल्ली हाईकोर्ट में जब इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लगाया गया तो इस पिटीशन को दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कर दिया, अलाउड। उन्होंने बोला कि गलती हुई है आर्बिट्रेटर से, उन्होंने प्रॉपर फैक्ट्स को कंसिडर नहीं किया, इस वजह से इस पर्टिकुलर डिसीजन को हम आर्बिट्रल अवार्ड को रिवर्स करते हैं। कहते हैं आइए देखते हैं कि क्या रीजन दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने इस डिसीजन को रिवर्स करते समय। कहते हैं इंडीड द लर्नेड आर्बिट्रेटर डज नॉट अपीयर टू हैव ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द पिटिशनर टू द 3 डिफरेंट एड्रेसेस अपीयरिंग इन द पिटिशन। कहते हैं यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट कहती है कि जो लर्नेड आर्बिट्रेटर, जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुए थे, उन्होंने पिटिशनर की पिटिशन के 3-4 पॉइंट्स को, मेनली इन्होंने लिखा कि 3 पॉइंट्स को प्रॉपरली कंसिडर नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी वायलेशन हुआ। किसका वायलेशन हुआ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कहते प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहती है, कहते प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहती है कि अगर कभी भी किसी पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर को या कोर्ट में किसी भी पर्टिकुलर जज को ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी ने जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं उनमें कुछ गड़बड़ है, तो वो उसको पूरा मौका देती है अपनी बात को प्रेजेंट करने का। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे हम देखेंगे कि पिटिशनर को अपने वर्ड्स, अपने फैक्ट्स को प्रूव करने का मौका ही नहीं दिया गया। जो चीज़ आर्बिट्रेटर को गलत लग रही थी वो पिटिशनर से पूछी जा सकती थी, बट पिटिशनर से पूछी ही नहीं गई। कहते हैं हाउएवर द लॉजिकल सिक्वेटर इज लाइक कंसीक्वेंस। कहते हैं हाउएवर द लॉजिकल कंसीक्वेंस वुड बी टू सीक द पिटिशनर्स क्लैरिफिकेशन। और कहते हैं जब पिटिशन में कुछ पॉइंट्स एड्रेस किए गए थे बाय द पिटिशनर, और अगर आर्बिट्रेटर को वो पॉइंट समझ में नहीं आ रहे थे तो वो पिटिशनर से पूछ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आर्बिट्रेटर ने अपनी ही इंटरप्रिटेशन निकाली, और जो पिटिशन में उन्होंने पॉइंट्स लिखे थे उसकी अपनी ही इंटरप्रिटेशन निकाल के अपना ही आंसर दे दिए। उन्होंने क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश नहीं की। फॉर सम रीजन द लर्नेड आर्बिट्रेटर फेल टू डू सो, और पता नहीं किन रीजंस की वजह से, बट आर्बिट्रेटर ने इन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करना ठीक नहीं समझा, ठीक है। कहते हैं नॉट परमिटिंग अ पार्टी टू क्लैरिफाई द फैक्चुअल एस्पेक्ट माइट इटसेल्फ लीड टू अ ग्रेव एरर दैट इज फैटल टू द अवार्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट कुड बी सीन एज अ प्रोसीजरल लैप्स। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि यही प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करती है। कोर्ट साफ साफ कहती है कि अगर आप एक पर्टिकुलर पार्टी को ये अपने पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहे, उसको एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही अपने फैक्ट्स को क्लैरिफाई करने की, तो कहीं ना कहीं साफ पता लग रहा है कि गलती हुई है। क्योंकि हर एक पार्टी जब अपने फैक्ट्स प्रेजेंट करती है तो उसको मौका मिलना चाहिए वो अपनी चीज़ को, अपने फैक्ट्स को प्रूव करने का, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, और इस वजह से साफ पता लग रहा है कि आर्बिट्रेटर ने प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लैप्स किया, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ की। कहते द लर्नेड आर्बिट्रेटर ऑल्सो अपीयर्स टू हैव मेड अ मिस्टेक अबाउट द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नॉट हैविंग बीन प्रोड्यूस्ड। कहते हैं आर्बिट्रेटर के अकॉर्डिंग कंपनी अपना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क प्रूफ नहीं कर पाई, लेकिन एज पॉइंटेड आउट बाय द पिटिशनर इट वाज एनेक्स्ड टू द कंप्लेंट इटसेल्फ एज एनेक्शन नंबर एफ। और कहते हैं कि पिटिशनर ने बल्कि उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट अटैच किया है, और आर्बिट्रेटर ने उसको प्रॉपर्ली कंसिडर ही नहीं किया, बल्कि आर्बिट्रेटर तो क्या कह रहा है कि इनके पास थॉटवर्क्स नाम से कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है ही नहीं। और उन्होंने, मतलब पिटिशनर ने पिटिशन फाइल करते समय, अपनी कंप्लेंट फाइल करते समय ही एनेक्शन नंबर एफ में अपने उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रूफ दिया था, जो कि आर्बिट्रेटर ने कंसिडर ही नहीं किया। किन रीजंस की वजह से कंसिडर नहीं किया, उनसे मिस हो गया, वो अलग बात है, बट कहीं ना कहीं आर्बिट्रेटर का डिसीजन ठीक नहीं था। कहते हैं द पिटिशनर वाज एबल टू शो दैट नो सूनर दैन ही केम टू नो ऑफ द अबव डोमेन नेम इट टुक प्रॉम्प्ट एक्शन बाय फाइलिंग अ कंप्लेंट विद निक्सी। कहते हैं पिटिशनर ने साफ साफ ये प्रूव किया है कि जैसे ही उनको इस पर्टिकुलर डोमेन नेम के बारे में पता लगा, जैसे ही उनको ये पता लगा कि एक इंडियन कंपनी उनके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को यूज़ करके अपनी वेबसाइट रन कर रही है, उन्होंने तुरंत निक्सी में, जो कि कंसर्न अथॉरिटी थी, वहाँ पे कंप्लेंट रेज कर दी थी।
कहते मोर इंपॉर्टेंटली द लर्नड आर्बिट्रेटर अपीयर्स टू हैव कम टू एन इरानियस कंक्लूजन दैट द ट्रेडमार्क थॉट वर्क्स डिड नॉट बिलोंग टू पिटिशनर। हाईकोर्ट कहती है पता नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्बिट्रेटर ने पता नहीं किस तरीके से क्या चीज को देखा और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ये ट्रेडमार्क तो पिटिशनर के नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं है, ऑल्दो पिटिशनर अपने इस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का वैलिड प्रूफ दे चुका है। तो आर्बिट्रेटर का कंटेंशन है कि पिटिशनर के पास, फॉरेन कंपनी के पास इस नाम का कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है ही नहीं, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। कहते हैं अगेन नो अपॉर्चुनिटी वाज अफोर्डेड टू द पिटिशनर, और इस बात को प्रूव करने की पिटिशनर को अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई। मतलब आर्बिट्रेटर ने अपने आप ही एक इमेजिनेशन क्रिएट कर ली, एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया कि इनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है और इनके पास ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है, और उन्होंने उसके बेसिस पर डिसीजन सुना दिया। अरे भाई, पिटिशनर को अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए। कहते द इम्प्यून्ड डोमेन नेम कंटेन्स ओनली द पिटिशनर्स ट्रेडमार्क एंड येट नो फाइंडिंग वाज रिटर्न्ड ऑन वेदर देयर वाज एनी सिमिलैरिटी। कहते हैं साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो डोमेन नेम है वो प्रॉपर वही नाम है जो फॉरेन कंपनी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो साफ साफ पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है। ठीक है, कहते हैं द डिसीजन इन स्टीफन कोइंग वर्सेस आर्बिट्रेटर नेशनल इंटरेस्ट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड अनदर। कहते हैं इससे पहले भी एक पर्टिकुलर मैटर ऐसे ही डिसाइड हुआ था 2012 में, और उस डिसीजन में विच वॉज सब्सिक्वेंटली अपहेल्ड बाय द डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट। और दिल्ली हाईकोर्ट कहती है कि दिल्ली हाईकोर्ट का ही वो मैटर है और इसी हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने तब डिसीजन लिया था दैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अ मेयर डिले इन लॉजिंग द कंप्लेंट वुड नॉट डिसएंटाइटल द एग्रीव पार्टी फ्रॉम प्रोसीडिंग अगेंस्ट द स्क्वैटर। स्क्वैटर का मतलब होता है जो कब्जा कर लेता है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे, लिख लीजिएगा, जो क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, कब्जा कर लेता है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट कहती है कि हमारी ही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस पर्टिकुलर केस में ये डिसीजन लिया था कि जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि एक पर्टिकुलर एग्रीव पार्टी ने कंप्लेंट रेज करने में थोड़ी सी डिले कर दी, दिस डजंट मीन कि कोई उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले। तो कहते हैं जिस तरीके से वहां पे ये पर्टिकुलर मैटर डिसाइड हुआ था, सेम उसी तरीके से हम सॉरी कहते हैं उसी केस को रेफर करते हुए यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट कहती है कि यहाँ पे तो हम देखें तो भले ही 2001 का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ये नहीं कहते हम कि इंडियन कंपनी ने कब से ये वेबसाइट रन करी। कहते हैं वो एक अलग क्वेश्चन है, कब से रन कर रही है, 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से। हाँ, ये 100% पता है कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मिलने के बाद से रन कर रही है। तो इन दैट सिचुएशन जैसे ही फॉरेन कंपनी को पता लगा कि एक इंडियन कंपनी है जो उसी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम से डोमेन रजिस्टर करा के बैठी है और उसको वैलिडली यूज़ कर रही है, तो इन दैट सिचुएशन जैसे ही उनको पता लगा उन्होंने तुरंत कंप्लेंट रेज कर दी, तो उन्होंने कोई डिले नहीं की। कहते द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट इन द प्रेजेंट केस द लर्नड आर्बिट्रेटर फेल्ड टू अप्लाई हिज माइंड टू द फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड। और दिल्ली हाईकोर्ट यहाँ पे, दिल्ली हाईकोर्ट के जज यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ साफ पता लग रहा है कि आर्बिट्रेटर ने अपने प्रॉपर तरीके से अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जब हम किसी भी एडजुडिकेशन की प्रोसेस को डील करते हैं, और हम ऐसे बोलते हैं कि आर्बिट्रेटर को फैक्ट्स को कंसिडर करके ही डिसीजन लेना चाहिए, ऐसे ही फैंसीज में बैनर में डिसीजन लेने का अलाउड नहीं होता। कहते हैं इंडीड अ कॉपी ऑफ द ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट ऑफ द पिटिशनर वाज इनक्लोज्ड विद द कंप्लेंट एंड येट द लर्नड आर्बिट्रेटर फेल्ड टू हैव नोटिस दिस फैक्ट। कहते हैं साफ साफ फॉरेन कंपनी ने अपने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की कॉपी साफ साफ लगाई हुई है, अपने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के सर्टिफिकेट की कॉपी अटैच की हुई है, और आर्बिट्रेटर ने उसको कंसिडर ही नहीं किया, उसको नोटिस ही नहीं किया। कहते हैं इन एनी इवेंट द कंप्लेंट इटसेल्फ कंटेन डिटेल्स ऑफ इट्स वेरियस रजिस्ट्रेशन, और कहते हैं कंप्लेंट की कॉपी में ही बार बार उसके रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए। इफ देयर वाज एनी डाउट, और कहते हैं अगर आर्बिट्रेटर को डाउट था रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन और या रिगार्डिंग द सर्टिफिकेट ऑफ द ट्रेडमार्क, तो उसको पूछना चाहिए था, बट द लर्नड आर्बिट्रेटर ऑट टू हैव सॉट अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द पिटिशनर ऑन दिस एस्पेक्ट एज वेल। लेकिन ये बहुत बड़ा डाउट यहाँ पे रेज हो रहा है कि आर्बिट्रेटर ने पिटिशनर को क्वेश्चन करने का, प्रूफ करने का मौका ही नहीं दिया, आर्बिट्रेटर ने पिटिशनर से पूछा ही नहीं। कहते हैं इंपॉर्टेंटली नो फाइंडिंग वाज रिटर्न्ड ऑन वेदर द यूज ऑफ डोमेन बाय रिस्पोंडेंट नंबर 1 लेड टू कंफ्यूजन एंड डिसेप्शन। और कहते हैं यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसके बेसिस पर हम ये कह सकें कि इंडियन कंपनी के पास जो डोमेन नेम है उससे लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी, साफ साफ कंफ्यूजन होगी क्योंकि दोनों के नाम बिल्कुल सिमिलर है। कहते हैं विद द डोमेन नेम टेकिंग अप द एंटायर नेम ऑफ द पिटिशनर, कहते हैं डोमेन नेम जो इंडियन कंपनी यूज कर रही है वो पिटिशनर का पूरा नाम यूज कर रही है, देयर कुड बी नो डाउट दैट द यूज ऑफ सच डोमेन name by the respondent would be deceptively confusing and erroneously indicate a connection of respondent number 1 with the petitioner when there is none। कहते हैं दोनों कंपनियों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बट क्योंकि सेम नाम यूज़ कर लिया है इंडियन कंपनी ने अपने डोमेन में सिमिलर टू दैट ऑफ द फॉरेन कंपनी, तो यहाँ पे दो लोगों को धोखा हो सकता है। और हमारे केस में तो फॉरेन कंपनी के एनालिस्ट को धोखा हुआ, तभी तो फॉरेन कंपनी को उसके बारे में पता लगा। तो इस वजह से यहाँ पे जब दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और ऐसा सेम सिमिलर नाम रखने की वजह से रिलेशन एक्सप्रेसली दिखाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं, तो ये गलत है।
देयरफॉर फॉर ऑल ऑफ द अफोरसेड मेंशन्ड रीजन, कहते हैं सारे ऊपर जितने भी हम लोगों ने रीजन मेंशन किए, द दिल्ली हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द इम्प्यून्ड अवार्ड, जो आर्बिट्रल अवार्ड है, इज अपोज्ड टू फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडिया एज इट हैज न्यूमरस एरर्स विच अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द अवार्ड। और कहते हैं इस अवार्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो आर्बिट्रल अवार्ड में बहुत सारी गलतियां हैं जो कि इंडियन फंडामेंटल पॉलिसीज के अगेंस्ट है। Consequently, the court set aside the impugned award and allows the petition, but in circumstances with no order as to cause। तो इस वजह से यहाँ पे आर्बिट्रल अवार्ड को यहाँ पे गलत साबित करते हुए इस पर्टिकुलर पिटीशन को एक्सेप्ट किया बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, कहते हैं तो ये केस था रिगार्डिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, आपको समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर केस में, केस नंबर 2 पे। और केस नंबर 2 किसके बीच में, देखो लिखा हुआ है फाल्कन प्रोग्रेस लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे FPL, IPL नहीं बोलना बच्चे, क्या बोलना है, FPL, फाल्कन प्रोग्रेस लिमिटेड, और साथ में लिखा हुआ है सारा इंटरनेशनल लिमिटेड, और हम यहाँ पे बोलेंगे इसको सारा। ठीक, सारा। तो कहते हैं दो कंपनीज हैं, हम यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, एक FPL और एक सारा। कहते ठीक है, कहते कौन सा लॉ हिट हो रहा है, अगेन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। कहते लिखा है एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन अवार्ड चैलेंज एज टू वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं यहाँ पे एक फॉरेन अवार्ड आया है एक पार्टी के फेवर में, और वो पार्टी जिसके फेवर में फॉरेन अवार्ड आया है, वो पार्टी उस पर्टिकुलर फॉरेन अवार्ड को एग्जीक्यूट कराना चाहती, लेकिन जो इंडियन कंपनी है वो ऐसे कहती है कि नहीं, इस फॉरेन अवार्ड को एग्जीक्यूट ना होने दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? कोर्ट ने बोला नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने आंसर क्या दिया, नो। अब हम यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग हुई, आर्बिट्रेटर ने एक पर्टिकुलर कंपनी के फेवर में डिसीजन सुनाया, जिस कंपनी के फेवर में डिसीजन सुनाया गया वो इस पर्टिकुलर फॉरेन अवार्ड को एग्जीक्यूट कराना चाहती है लाइक अ डिक्री ऑफ अ कोर्ट। अभी हम प्रोविजन पढ़ेंगे, इस पर्टिकुलर केस में प्रोविजन पढ़ेंगे, और वो कहते हैं कि वो कोर्ट के ऑर्डर की तरीके से इस पर्टिकुलर आर्बिट्रल अवार्ड को एग्जीक्यूट कराना चाहती है, लेकिन दूसरी कंपनी उसको एग्जीक्यूट नहीं होना देना चाहती, क्योंकि वो कहती है कि कहीं ना कहीं हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ है। वो ऐसे बोलते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स थी ही नहीं। वो ऐसे कहते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरीके की आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का प्रोसीजर दिया था वो फॉलो अप नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सारी चीज़ों को एनालाइज किया और उन्होंने बोला कि नहीं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड था, आर्बिट्रल अवार्ड को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। आइए देखते हैं क्या केस है। कहते लिखा है द अबव कैप्शन पिटीशन हैज बीन फाइल्ड बाय FPL, फाल्कन प्रोग्रेस लिमिटेड, जिसको आगे देखिए लिखा भी हुआ है हेयर आफ्टर FPL, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द लॉज ऑफ हांगकॉन्ग। तो कहते हैं FPL जो कंपनी है फाल्कन प्रोग्रेस लिमिटेड, ये किस कंट्री की है? कहते हैं ये रजिस्टर्ड है एज पर द लॉज ऑफ हांगकॉन्ग। ठीक है, कहते हैं उन्होंने पिटीशन फाइल की है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फॉरेन अवार्ड डेटेड 22 of November 2012 as corrected by the award dated 21 of December 2012, दैट इज द इम्प्यून्ड अवार्ड, और इसी अवार्ड के अगेंस्ट ये पिटीशन फाइल की गई। कुल मिला के अभी हम 3 लाइनों में ये समझ पाए हैं कि सर जो FPL कंपनी है, इस FPL ने एक पिटीशन फाइल की है कोर्ट में, और वो पिटीशन फाइल की है रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन अवार्ड। हम ऐसे लिख सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है, रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है, और कहते हैं FPL ने जो ये पिटीशन फाइल की है ये इसलिए की है क्योंकि FPL के फेवर में एक आर्बिट्रल अवार्ड आया है। ठीक है, कहते हैं द इम्प्यून्ड अवार्ड was rendered by the sole arbitrator pursuant to arbitration proceedings conducted under the rules of Singapore International Arbitration Center in respect of dispute between FPL and Sara International Limited, the judgment debtor। कहते हैं जजमेंट डेटर को छोड़िए, जजमेंट डेटर जनरली जब हम CPC पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम वैसे बोलते हैं कि जजमेंट डेटर कौन होता है, डिक्री होल्डर कौन होता है। हम ऐसे बोलते हैं जिसके फेवर में डिसीजन आता है वो डिक्री होल्डर, जिसके अगेंस्ट जाता है वो जजमेंट डेटर। और हम यहाँ पे ऐसे बोलना चाहते हैं कि जो ये आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स हुई हैं, ये आर्बिट्रल प्रोसीडिंग किसके बीच में हुई है? FPL और सारा इंटरनेशनल के बीच में। और यहाँ पे एक सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया था परसुएंट टू आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स किस मैनर में कंडक्ट की गई थी, एज पर द रूल्स ऑफ सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। और कहते हैं कि उस पर्टिकुलर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में डिसीजन FPL के फेवर में आया। ठीक है, कहते हैं सारा हैज फाइल्ड द प्रेजेंट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 48 क्या सेक्शन कहता है? कहता है कंडीशंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स। और वहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारे केसेस में अगर फॉरेन अवार्ड पास हो भी जाता है तो हम उसके अगेंस्ट, उसके एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट हम रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं। इसीलिए सारा कंपनी यहाँ पे क्या करना चाहती है, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके वो कहती है कि दिल्ली हाई कोर्ट एज पर सेक्शन 48 आप इस फॉरेन अवार्ड के एग्जीक्यूशन पे रोक लगा दीजिए। कहते हैं सारा हैज फाइल्ड द प्रेजेंट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 48 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट इंटर आलिया प्रेइंग दैट द इन्फोर्समेंट ऑफ द इम्प्यून्ड अवार्ड बी डिक्लाइन। और वो यहाँ पे क्या प्रे कर रही है सारा कंपनी कि सर जो ये इम्प्यून्ड अवार्ड, जो ये अवार्ड आर्बिट्रल अवार्ड पास किया गया है इन फेवर ऑफ FPL, उसको एग्जीक्यूट करने से रोक दिया जाए, मना कर दिया जाए। कहते हैं लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे सारा इंटरनेशनल की उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, उस पर्टिकुलर प्रेयर
पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने उसके ऑब्जेक्शंस को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। इसको मतलब हम ऐसे कहेंगे कि आर्बिट्रल अवार्ड किसके फेवर में आया, तो कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड आया एफपीएल के फेवर में। किसके फेवर में आया, एफपीएल के फेवर, बिल्कुल ठीक बात है। और दिल्ली हाई कोर्ट भी यहाँ पे किसके फेवर में डिसीजन सुना रही है, कहते हैं एफपीएल के फेवर में ही डिसीजन सुना रही है, क्योंकि वो सारा इंटरनेशनल के कंटेंशंस को एक्सेप्ट ही नहीं करती। ठीक है, कहते हैं, ये देखते क्या लिखा है, कहते हैं द प्रिंसिपल क्वेश्चन टू बी कंसिडर्ड इज वेदर देयर वाज अ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। कह रहे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यहाँ पे रेज किया गया है बाय सारा इंटरनेशनल कि सर क्या हमारे बीच में सच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है भी जहाँ पे मैटर आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होना चाहिए। कहते द अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स आर दैट ऑन 24th of April 2009 at 3:33 PM। कहते हैं ध्यान से देखिए, कहते हैं यहाँ पे जरा वर्ड्स को ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। और यहाँ पे ऐसे लिखा है, कहते हैं देयर आर अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स, कहते हैं इन फैक्ट्स में किसी भी पार्टी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अनडिस्प्यूटेड। और यहाँ पे ऐसे लिखा है कि 24th of April 2009 को 3:33 में दिन में मिस डेजी ल्यू ऑफ एफपीएल सेंट एन ईमेल टू मिस्टर गिल of Sara attaching therewith a final version of the agreement for signing। कहते हैं अगर आप इन पॉइंट्स को मार्क करें तो देखिए लिखा है, कहते हैं 24th of April 2009 को दिन में 3:33 पे मिस डेजी ल्यू जो एफपीएल कंपनी को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्होंने एक ईमेल भेजी है किसको, टू मिस्टर गिल ऑफ सारा कंपनी अटैचिंग देयर विद, और उस मेल में उन्होंने एक फाइल अटैच की है जो बोल रही हैं कि वो एक फाइनल वर्जन है उन दोनों कंपनीज के बीच में, वो इस एग्रीमेंट का फाइनल वर्जन है और वो साइनिंग के लिए पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट भेज रही हैं टू सारा इंटरनेशनल। ठीक है, कहते द ईमेल क्लियरली स्टेटेड, कहते हैं उस ईमेल को पढ़ा जाए तो उसकी कॉपीज भी कोर्ट में प्रेजेंट की गई और उसमें वहां पे लिखा है अटैच्ड प्लीज फाइंड द फाइनल वर्जन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर साइनिंग, प्लीज काइंडली सेंड अस द साइंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर काउंटर साइनिंग टुडे विद थैंक्स। तो यहाँ पे जो मिस डेजी ल्यू हैं जो एफपीएल कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन्होंने साफ साफ अपने मेल में लिखा है कि ये कॉपी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी अटैच की गई है आपके साइनिंग के लिए ऑन बिहाफ ऑफ सारा कंपनी, और जैसे ही आप इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करिएगा हमको भेज दीजिएगा, हम भी उसको काउंटर साइन करके इस एग्रीमेंट को फाइनल कर देंगे। कहते ठीक है, कहते हैं इन रिस्पॉन्ड टू द सेड मेल, कहते हैं जब ये मेल आया फ्रॉम एफपीएल कंपनी बाय मिस विच वाज सेंट बाय मिस डेजी ल्यू, कहते हैं उस मेल के अगेंस्ट मिस्टर गिल ऑफ सारा कंपनी क्या करते हैं, ध्यान से देखिए लिखा है, इन रिस्पॉन्स टू द सेड मेल मिस्टर गिल ऑफ सारा सेंट एन ईमेल ऑन द सेम डेट at evening 6:23 PM attaching a signed copy of the agreement। और मिस्टर गिल ने उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की अटैच्ड कॉपी साइन करवाई और साइन करवा के उन्होंने उनको वापस से मेल के थ्रू भेजी। और उन्होंने अपने मेल में क्या लिखा, मिस्टर गिल क्लियरली स्टेटेड प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड हियर विद साइंड कॉन्ट्रैक्ट, और उन्होंने यहाँ पे फाइल अटैच करके साफ बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है वो अटैच कर रहे हैं वो साइंड है, काइंडली लेट अस हैव द काउंटर साइंड एंड स्टैम्प्ड कॉपी। और मिस्टर गिल यहाँ पे मिस डेजी ल्यू से डिमांड कर रहे हैं कि आप भी इसको साइन कर दीजिएगा और काउंटर साइन करने के बाद उसकी स्टैम्प्ड कॉपी, वैलिड कॉपी हमको भेज दीजिएगा। एडमिटेडली द साइंड एग्रीमेंट वाज अटैच्ड विद द सेड मेल। और मिस्टर गिल ने अपने बिहाफ पे जिसको भी साइनिंग अथॉरिटी दी गई थी उन्होंने साइन करके वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट मिस डेजी ल्यू को भेज दिया। अब ध्यान से, पहले मिस डेजी ने किसको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट भेजा, तो कहते हैं उन्होंने पहले ये मिस्टर गिल को भेजा। जब मिस्टर गिल को भेजा तब ये अनसाइंड था, अभी किसी भी पार्टी ने साइन नहीं किया था। फिर मिस्टर गिल ने अपनी तरफ से इसको साइन करवा के किसको भेज दिया, वापस से मिस डेजी को भेज दिया। और अब यहाँ पे इस सिचुएशन में मिस्टर गिल की तरफ से सिग्नेचर्स हो चुके हैं। अब मिस डेजी से बोला जा रहा था कि आप काउंटर साइन कॉपी हमको भेज दीजिएगा स्टैम्प करवा के। कहते हैं देखिए, मिस देयर आफ्टर मिस डेजी ल्यू सेंट अनदर मेल एट 6:47 PM अटैचिंग अ काउंटर साइंड स्कैंड कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट विच वॉज अर्लियर साइंड एंड सेंट बाय सारा। और कहते हैं अब फिर बाद में क्या हुआ, मिस डेजी ने इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को साइन करवा के उसी दिन सेम डे शाम को 6:47 पे वापस से भेज दिया किसको, टू मिस्टर गिल। कहते हैं द सेड मेल इंटर एलिया रेड्स एज अंडर। और कहते हैं उस पर्टिकुलर मेल जब मिस डेजी ने वापस से उसको काउंटर साइन करके भेजा तो उसमें क्या लिखा हुआ था, अटैच्ड प्लीज फाइंड द को साइंड कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं उन्होंने साफ साफ लिखा कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी अटैच कर रहे हैं वो को साइन, मतलब हमारी तरफ से भी साइन हो चुकी है। वी विल सेंड यू द एलसी फॉर्मेट अर्ली नेक्स्ट वीक। एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट। और साफ ही साफ इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि मिस डेजी ने क्लियर लिखा कि हम लेटर ऑफ क्रेडिट की कॉपी आपको फॉर्मेट नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक तक कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी भेज दें। प्लीज काइंडली नॉमिनेट वेसल एज सून एज पॉसिबल एज एप सो दैट वी कैन डिटरमाइन द एलसी क्वांटिटी एंड अमाउंट।
और कहते हैं यहाँ पे जैसे ही उन्होंने ये बोला, उस मेल में लिखा हुआ था कि हम एलसी फॉर्मेट आपको नेक्स्ट वीक के आते आते भेज देंगे, और हमको भी आप भी एक वेसल नॉमिनेट कर दीजिए, एक शिप नॉमिनेट कर दीजिए जिसमें हमारा सामान लोड होकर आएगा, जिससे कि हमको पता लग जाए कि उस वेसल की कितनी क्वांटिटी है, तो उस अकॉर्डिंग हम एलसी की क्वांटिटी और अमाउंट को मेंशन कर देंगे। इसका मतलब ये 2 लाइन के थ्रू ये पता लग जाता है कि मिस डेजी ने भी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी को साइन करके भेज दिया है, और उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग एलसी फॉर्मेट, जो लेटर ऑफ क्रेडिट का फॉर्मेट था, उसको भी देने का वादा कर लिया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछ लिया कि आप हमको एलसी फॉर्मेट, आप हमारे लिए वेसल नॉमिनेट करवा दीजिए, शिप नॉमिनेट करवा दीजिए जिसमें हमारा सामान कैरी होने वाला है, जिससे कि हम क्वांटिटी और अमाउंट के बारे में डिस्कशन कर सकें। ठीक है, कहते हैं इन सारे फैक्ट्स को देखने के बाद इट इज नॉट डिस्प्यूटेड दैट एग्रीमेंट अटैच्ड विद द मेल ऑफ एफपीएल वाज द सेम एग्रीमेंट व्हिच वाज सब्सिक्वेंटली साइंड ऑन बिहाफ ऑफ सारा एंड देयर आफ्टर काउंटर साइंड ऑन बिहाफ ऑफ एफपीएल। कहते हैं इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद यहाँ पे साफ क्लियर कट ये पता लगता है कि पहले एफपीएल की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट आया किसके पास, सारा के पास, सारा ने उसको साइन किया, सारा के साइन करने के बाद वो कॉपी वापस भेजी गई एफपीएल को, एफपीएल की तरफ से साइन हुआ सेम कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद वापस से उसकी कॉपी शेयर कर दी गई विद द सारा इंटरनेशनल। ठीक है, कहते हैं इन दीज सर्कमस्टांसेस द कंटेंशन दैट पार्टीज हैड ओनली एग्रीड टू एग्री एंड देयर वाज नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज इज अनसस्टेनेबल। और यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट साफ कहती है कि जो पार्टीज का कंटेंशन है कि यहाँ पे एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो प्रॉपर एंटर हुआ है। कहते द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैड आल्सो कंसीडर्ड द अफोरमेंशन्ड कंटेंशन एंड रिजेक्टेड द सेम। और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में भी इस क्वेश्चन को रेज किया गया था कि हमारे बीच में कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आर्बिट्रेटर ने भी बोला था कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो है, यहाँ पे ईमेल्स के थ्रू साफ प्रूफ हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर हुआ है। कहते हैं प्लेन रीडिंग ऑफ द एग्रीमेंट इंडिकेट्स दैट ऑल एसेंशियल टर्म्स हैड बीन एग्रीड टू बिटवीन द पार्टीज। कहते हैं अगर एग्रीमेंट को हम प्रॉपर तरीके से पढ़ें, प्लेन रीडिंग दे, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि दोनों पार्टीज ने टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री किया है। द कंटेंशन दैट सिंस एफपीएल हैड रिक्वेस्टेड सारा टू इंडिकेट द नेम ऑफ द वेसल and the quantity for opening of the LC, the signed agreement attached with the mail could not be considered as a concluded contract is unsustainable। कहते हैं सारा कंपनी यहाँ पे ये कहती है कि सर एफपीएल की तरफ से जो मेल आया वहाँ पे उन्होंने वेसल नॉमिनेट करने को बोला, लेटर ऑफ क्रेडिट के रिगार्डिंग बोला, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी हमारे बीच में हुए कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं गई। और यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट भी कहती है कि ये कंटेंशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब एफपीएल कंपनी की तरफ से साफ एलसी की बात कही गई है, वेसल की नॉमिनेशन की बात कही गई है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो ही चुका है। तो हम सिर्फ इस वजह से कि उनकी मेल में, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में, सिर्फ क्योंकि उन्होंने अपनी मेल में एलसी की बात की, उन्होंने अपनी मेल में वेसल की बात की, और उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया, तो ये गलत है। उन्होंने पहले लिखा था अटैच प्लीज फाइंड द को साइन कॉन्ट्रैक्ट, और जब कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आ चुकी है, दोनों पार्टी साइन कर चुकी हैं, दोनों पार्टीज टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर चुकी हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा। तो ऐसे पॉइंट को भी हम सस्टेन नहीं कर सकते, दिस इज अनसस्टेनेबल। ठीक है, कहते हैं नाउ एफपीएल्स रिक्वेस्ट फॉर नॉमिनेशन ऑफ द वेसल। कहते हैं एफपीएल ने साफ वेसल को नॉमिनेट करने की बात कही, एंड फॉर इन्फॉर्मिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स बीइंग शिप्ड इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। कहते हैं जो यहाँ पे वेसल नॉमिनेशन की बात हो रही है या कमोडिटी को बताया जा रहा है कि कितनी क्वांटिटी आ सकती है एज पर एलसी एंड एज पर वेसल, तो यहाँ पे कोई भी उन्होंने गलत काम नहीं किया, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। Although it is correct that FPL had agreed to open LC in favor of Sara within a period of 7 days from signing of the contract to cover the entire value of shipment, the same is consistent with FPL's request to Sara to intimate the quantities to be shipped as well as the nominated vessel। कहते हैं हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि FPL ने 7 दिन का टाइम मांगा था, और उन्होंने बोला था कि हम नेक्स्ट वीक के कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीक के आते आते आपको एलसी का फॉर्मेट दे दें, तब तक आप वेसल नॉमिनेट कर दीजिए और हमको बता दीजिए कि वेसल में कितनी क्वांटिटी आएगी, कितने रुपए की क्वांटिटी आएगी, जिससे कि हम उसी अकॉर्डिंग लेटर ऑफ क्रेडिट डिसाइड कर दें। तो कहते हैं यहाँ पे जब एफपीएल ने साफ ये बोला है कि ठीक है, उनको 7 दिन का टाइम चाहिए, तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब सारा इंटरनेशनल को ये बताना है कि एलसी कितने अमाउंट की बनेगी, लेटर ऑफ क्रेडिट कितने अमाउंट का बनेगा। ठीक है, इन द प्रेजेंट केस इट इज नॉट डिस्प्यूटेड दैट एग्रीमेंट अटैच्ड विद द ईमेल्स रेफर्ड हियर इन अबव कंटेन्ड एन आर्बिट्रेशन क्लॉज। कहते हैं अगर आप उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी को जो मेल्स के थ्रू एक दूसरे के साथ शेयर की गई है उनको पढ़ें, तो वहां पे आर्बिट्रेशन क्लॉज है, और आर्बिट्रेशन क्लॉज है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स भी वैलिड है, and therefore the contention that there is no arbitration agreement between the parties is also devoid of any merits। तो जो सारा इंटरनेशनल ये भी क्वेश्चन रेज करती है कि हमारे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है, तो ये तो गलत है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज भी गिवन है। कहते हैं अगला इशू, कहते हैं देखिए सारा कंपनी ने बहुत तरीके से कोशिश की इस पर्टिकुलर मैटर को अपने फेवर में लाने की, लेकिन वो ला नहीं पाई। कहते हैं द नेक्स्ट इशू टू बी कंसिडर्ड इज वेदर द इम्प्यून्ड अवार्ड फॉल्स फाउल ऑफ द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ एज मच एज द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैड अवॉर्डेड डैमेजेस इन फेवर ऑफ एफपीएल।
कहते हैं एक क्वेश्चन और रेस किया गया यहाँ पे, सारा इंटरनेशनल ने एक क्वेश्चन और रेस किया कि सर जो लॉस का अमाउंट हमसे रिकवर करवाया जा रहा है टू एफपीएल, वो अमाउंट भी गलत है क्योंकि वो हमारे इंडियन फंडामेंटल पॉलिसीज के अगेंस्ट है, हमारे इंडियन लॉ के अगेंस्ट है। सर एफपीएल को कोई नुकसान हुआ ही नहीं, और जब नुकसान हुआ ही नहीं तो उसकी भरपाई इंडियन कंपनी से क्यों करवाई जा रही है, ऐसा सारा कंपनी कहती है। सारा कंपनी कहती है कि एफपीएल को कोई नुकसान नहीं हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से। अगर कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो वो बोली थी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो कह रही थी कि पहले हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। अच्छा, जब इस चीज को प्रूव कर दिया गया कि कॉन्ट्रैक्ट है तो उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि सर कॉन्ट्रैक्ट है तो चलिए मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन सर हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की वजह से किसी भी तरीके से एफपीएल को नुकसान नहीं हुआ, और जब एफपीएल को नुकसान नहीं हुआ तो फिर उसको लॉस क्यों कंपनसेट करवाया जा रहा है। कहते हैं इस सिचुएशन में दिल्ली हाईकोर्ट क्या कहती है, द फाइंडिंग ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दैट सारा हैड ब्रीच्ड द एग्रीमेंट कैन नॉट बी असेल्ड इन दिस प्रोसीडिंग्स। कहते हैं यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट साफ कहती है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने साफ साफ देखा है कि सारा कंपनी ने इस एग्रीमेंट का ब्रीच किया है, और इसके रिगार्डिंग दिल्ली हाईकोर्ट यहाँ कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि ब्रीच हुआ है। कहते हैं द सेट फाइंडिंग इज फाइनल एंड बाइंडिंग। कहते हैं जो ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने ये प्रॉपर एस्टिमेशन निकाला है कि हाँ नुकसान हुआ है, वो बिल्कुल बाइंडिंग है। हाँ, द ओनली इशू एडवांस वॉज दैट अवॉर्ड ऑफ डैमेजेस विदाउट सफिशिएंट प्रूफ ऑफ लॉस वुड फॉल फाउल ऑफ द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडिया। हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ये बात मानती है कि अगर बिना किसी एविडेंस के सिर्फ ये डिसीजन दे दिया गया है कि फॉरेन कंपनी को नुकसान हुआ है, और ऑल्दो ये प्रूफ नहीं किया गया कि नुकसान हुआ है, तो ये गलत होगा। लेकिन यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने इस चीज़ को एनालाइज किया और उनको पता लगा कि आर्बिट्रेटर ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, क्योंकि सच में फॉरेन कंपनी को नुकसान हुआ था इस ब्रीच की वजह से। इसी वजह से उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दी, और नीचे क्लैरिफिकेशन देखिए कैसे लिखे, बोथ द पार्टीज वर एडेड दैट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। कहते दोनों ही पार्टी ने म्यूचुअली ये कंसेंट दी थी कि दोनों के बीच में कभी भी अगर एग्रीमेंट का ब्रीच होगा तो द डैमेजेस, अगर कुछ नुकसान होता है तो द डैमेजेस टू बी अवॉर्डेड वर टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ दिस सेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1979 ऑफ यूके। कहते हैं तो इन दोनों ही पार्टीज ने डिसाइड किया था कि हमारे बीच में अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है, कोई भी ब्रीच होता है और उसमें डैमेजेस की बात आती है, तो हम इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट रेफर नहीं करेंगे, बल्कि कौन सा सेल ऑफ गुड्स एक्ट रेफर करेंगे, कहते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ यूके। ठीक है, कहते द कंट्रोवर्सीज रेज्ड बाय सारा इंक्लूडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू एंड द रिलेवेंट डेट इन रेफरेंस टू विच द मार्केट वैल्यू वाज टू बी डिटरमाइंड। कहते सारा कंपनी ने जो मेन क्वेश्चन रेज किया था वो ये किया था कि सर जो हमारे ऊपर लॉस का अमाउंट डाला जा रहा है वो मार्केट वैल्यूज के बेसिस पे डाला जा रहा है, लेकिन जिस दिन की मार्केट वैल्यू को कंसिडर किया जा रहा है उस पर डाउट है। वो ये कहना चाहती है, सारा कंपनी ये कहना चाहती है कि एफपीएल कंपनी को जो नुकसान की भरपाई करवाई जा रही है वो गलत मॉनेटरी फिगर्स पे करवाई जा रही है। जिस डेट की मार्केट वैल्यू को बेसिस मानते हुए लॉस को रिकवर करवाने की बात हो रही है वो डेट्स ही गलत है। कहते हैं however it is not disputed that parties had agreed on a list of market prices on various dates which were drawn from यूमेटल figures। कहते हैं बहुत सारी फिगर्स हमारे सामने हैं और दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया था कि किस दिन की हम मार्केट वैल्यू को कंसिडर करेंगे। कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेड लिस्ट, कहते हैं उसी लिस्ट के बेसिस पे द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिटरमाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द ओर by making due adjustments including on account of moisture content। कहते हैं क्योंकि एक मेटल है, मॉइस्चर की वजह से खराब हो सकता है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने उसी मार्केट लिस्ट ऑफ मार्केट प्राइसेस के बेसिस पे ही मार्केट वैल्यू असर्टेन की है और उसके बेसिस पे उसमें जो एडजस्टमेंट करना था उस मॉइस्चर की वजह से जो नुकसान हुआ उसका एडजस्टमेंट करने के बाद ही वो मॉनेटरी फिगर कैलकुलेट किया। कहते हैं इट इज रेलेवेंट टू नोट दैट कंप्यूटेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड द कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू इज नॉट इन डिस्प्यूट। कहते हैं दिल्ली हाईकोर्ट यहाँ पे कहती है कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मार्केट वैल्यू और कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू में कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन हाँ कहते हैं हम ऐसे बोलते हैं मार्केट वैल्यू मान लीजिए 100 रुपये है और कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू है 80 रुपये। अब एक कंपनी ने बोला था हम 80 रुपये में आपको कमोडिटी देंगे बट नहीं दी और आज उसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपये हो गई, तो दिल्ली हाईकोर्ट कहती है इसका मतलब कहीं ना कहीं क्योंकि आपने उसको कमोडिटी वो 80 वाली 80 में नहीं दी और आज ना देने की वजह से आज उसकी वैल्यू 100 रुपये हो गई और इस कंपनी को 20 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो ये इसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की वजह से हुआ। हम ऐसे भी कहना चाहते हैं लाइक मैंने आपसे बोला कि मैं आपको ये कमोडिटी 80 रुपये में दे दूंगा, आपने बोला ठीक है, आप मेरे ऊपर इंतजार करते रहे कि कभी गगन सर देंगे 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 और मैंने दी नहीं, मैंने ब्रीच कर दिया। मैंने वादा तो किया था कि मैं कमोडिटी 80 रुपये में दूंगा मैं, लेकिन मैंने नहीं दी। अब जब आपको ड्यू डेट पे आपको वो कमोडिटी नहीं मिली तो वो कमोडिटी आपको मार्केट से खरीदनी पड़ेगी। जब आप मार्केट में गए तो वो 100 रुपये की मिल रही है। अब बताइए आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा किसकी वजह से पे करना पड़ रहा है? मेरी गलती की वजह से, क्योंकि अगर मैंने गलती ना की होती तो शायद यही कमोडिटी आपको 80 रुपये में मिल जाती। अब एफपीएल कंपनी कह रही है कि सर इन्होंने वादा किया था कि हमको कमोडिटी देंगे इतने सस्ते में, लेकिन इन्होंने ड्यू डेट पे हमको कमोडिटी नहीं दी और आज उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी है, तो सर जो मार्केट वैल्यू और कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था उस वैल्यू में जो डिफरेंस है वो हमको नुकसान हुआ है। एफपीएल कंपनी उसकी डिमांड कर रही है और आर्बिट्रेटर ने उसकी डिमांड को फुलफिल भी किया, लेकिन सारा कंपनी कह रही है कि सर यहाँ पे एफपीएल कंपनी ने मार्केट वैल्यू पे कोई कमोडिटी खरीदी नहीं है, तो जब उनको एक्चुअल लॉस हुआ ही नहीं तो फिर कंपनसेशन किस बात का। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट कहती है कि नहीं,
आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था 80 में, आज उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 100, क्योंकि आपने अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया, इस वजह से आपको रिमेनिंग 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे। यही बात नीचे लिखी। कहते लिखा नो कंटेंशंस हैव बीन एडवांस्ड इन दिस कोड असेलिंग द अफोरमेंशन्ड कैलकुलेशन। कहते हैं ऐसा कोई भी कंटेंशन नहीं है जिसके बेसिस पर हम प्रूफ कर सकें कि जो कैलकुलेशन आर्बिट्रेटर ने की है रिगार्डिंग द लॉस सेटलमेंट वो गलत है। कहते द ओनली कंटेंशन एडवांस इज दैट सिंस एफपीएल हैड नॉट प्रोक्योर्ड द गुड्स इन क्वेश्चन फ्रॉम अनदर सोर्स एट अ हायर वैल्यू, नो डैमेजेस कुड बी अफोर्डेड टू एफपीएल। कहते सारा कंपनी ने सिर्फ इतना क्वेश्चन रेज किया है कि सर जब एफपीएल कंपनी ने हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के फुलफिल होने के बाद, हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल ना होने के बाद भी किसी थर्ड पार्टी से सामान तो खरीदा नहीं, तो जब किसी थर्ड पार्टी से सामान ही नहीं खरीदा तो एक्चुअल में उनको कोई नुकसान ही नहीं हुआ। ये ऐसा कहना चाहते हैं कि सर इन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 80 रुपये में कमोडिटी खरीदेंगे, लेकिन हम इनको 80 रुपये वाली कमोडिटी 80 में नहीं दे पाए, हमारा ब्रीच हो गया। अब सर ये मार्केट में जाके अगर यही कमोडिटी 100 की खरीदते हैं तो इनको 20 रुपये का नुकसान होगा, लेकिन अगर ये खरीद ही नहीं दे तो फिर नुकसान किस बात का। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट और आर्बिट्रेटर का एक ही व्यू है कि अगर कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू से मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी है तो भले ही वो पार्टी उस पर्टिकुलर कमोडिटी को मार्केट से खरीदे या ना खरीदे, आपको बैलेंस अमाउंट तो पे करना पड़ेगा। तभी लिखा इट वाज अर्नेस्टली कंटेंडेड दैट एफपीएल वाज अ ट्रेडर एंड देयरफॉर वुड हैव सफर्ड एक्चुअल लॉस ओनली इफ इट हैड फर्दर ट्रांसैक्टेड द गुड्स और हैड प्रोक्योर्ड द गुड्स एट अ हायर प्राइस। कहते हैं यहाँ पे साफ लिखा है इट वाज कंटेंडेड दैट एफपीएल वाज अ ट्रेडर। कहते हैं साफ क्लियर कट यहाँ लिखा है कि एफपीएल जो है वो ट्रेडर है एंड देयरफॉर वुड हैव सफर्ड एक्चुअल लॉस ओनली इफ इट हैड फर्दर ट्रांजैक्टेड द गुड्स और हैड प्रोक्योर्ड द गुड्स एट अ हायर प्राइस। सारा कंपनी यहाँ पे साफ कहती है कि सर एफपीएल कंपनी को नुकसान तो तब होता है ना जब उन्होंने हमसे 80 वाली चीज खरीदनी थी और हमसे ना खरीद के उन्होंने मार्केट में 100 रुपए की खरीदी। सर लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रूफ नहीं है कि एफपीएल ने 100 रुपए में वो कमोडिटी खरीदी, और सर जब उन्होंने कमोडिटी खरीदी ही नहीं तो लॉस किस बात का। लेकिन द अफोरसेड कंटेंशन इज ऑल्सो अनमेरिटेड। लेकिन कोर्ट ने इस पर्टिकुलर कंटेंशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने क्या बोला कि कमोडिटी को मार्केट वैल्यू पे खरीदना या ना खरीदना उससे मतलब नहीं है, कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू से मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी है, आपने अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन की फुलफिलमेंट नहीं की तो इन दैट सिचुएशन आपको बैलेंस अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा। और जब बैलेंस अमाउंट आपको पे करना होगा तो आर्बिट्रेशन का डिसीजन भी यही है, तो आपको पेमेंट तो करनी होगी। ये इस बात में लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में इसी बात को शो किया। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गई बात हमको। तो ये दूसरा नंबर केस भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं थर्ड नंबर केस पे आते हैं। थर्ड नंबर केस कहते हैं थर्ड नंबर केस क्या कहता है जरा देखिएगा। कहते हैं थर्ड नंबर केस किसके बीच में, कहते लिखा कॉस्मो फेरिटीज लिमिटेड वर्सेस प्रज्ञा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। फेरिटीज इट्स फेरिट्स बोलते हैं इसको शॉर्ट में, वैसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, फेरिट्स। कहते हैं फेरिट्स एक मेटल है और यहाँ पे हम ऐसे बोल रहे हैं कि कंपनी है कॉस्मो फेरिट्स लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं कॉस्मो, या हम ऐसे बोल रहे हैं कॉस्मो कंपनी। और सेकंड नंबर पे लिख रहे हैं प्रज्ञा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे बोल रहे हैं प्रज्ञा। कहते हैं जो इनके बीच में डिस्प्यूट था वो अगेन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट के रिगार्डिंग था। कहते हैं कौन सा प्रोविजन हिट हो रहा था, कहते हैं सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 का क्लॉज ए, इंटरेस्ट ऑन अवार्ड। कहते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन अवार्ड का मतलब क्या है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड आया था, जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के थ्रू आर्बिट्रल अवार्ड आया था, क्या उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट दिया जाएगा। आर्बिट्रेटर ने मना कर दिया था, लेकिन यहाँ पे जब मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में आया तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आर्बिट्रल अवार्ड मॉनेटरी टर्म्स में दिया जा रहा है तो उसमें इंटरेस्ट का प्रोविजन एड ऑन हो सकता है। कहते हैं आर्बिट्रेटर रिफ्यूज टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन अवॉर्डेड सम। आर्बिट्रेटर ने तो अवार्ड सम तो अवार्ड किया, मतलब एक अमाउंट तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के थ्रू, आर्बिट्रल अवार्ड के थ्रू एक कंपनसेशन अमाउंट तो डिसाइड किया, लेकिन उसमें इंटरेस्ट फिगर को नहीं जोड़ा। वेदर करेक्ट हेल्ड नो, दिल्ली हाईकोर्ट कहती है कि नहीं ऐसा गलत है, अगर आपने आर्बिट्रल अवार्ड अनाउंस किया है तो उसमें इंटरेस्ट भी अनाउंस हो सकता है। कहते ध्यान से देखिएगा क्या है, सीएफएल कौन है, कॉस्मो फेरिट्स लिमिटेड। कहते हैं कॉस्मो कहते हैं इट एंटर्ड इनटू अ नॉन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट डेटेड 1 अप्रैल 2005 विद पीईपीएल। पीईपीएल कौन है, प्रज्ञा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पीईपीएल। और यहाँ पे हम इसको क्या बोल रहे हैं, सीएफएल। तो ठीक है, कहते हैं कि सीएफएल और पीईपीएल, मतलब हम ऐसे भी बोलना चाहते हैं तो ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉस्मो और प्रज्ञा कंपनी के बीच में एक नॉन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन हुआ कब, 1 अप्रैल 2005 को। रिस्पोंडेंट हियरिन फॉर द सप्लाई ऑफ सॉफ्ट फेरिट्स, और यहाँ पर रिस्पोंडेंट कंपनी जो प्रज्ञा कंपनी थी उसने कॉस्मो कंपनी को सप्लाई करनी थी सॉफ्ट फेरिट्स की, एक मेटल की। ठीक है, सब्सिक्वेंटली द पार्टीज एंटर्ड इनटू एनुअल एग्रीमेंट्स फॉर द ईयर 2007, 2008 एंड 2009। और कहते हैं इसी तरीके से 2005 के बाद 2006, 7, 8, 9 इनके बीच में एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होते थे। कहते हैं इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, कहते हैं उन एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग पीईपीएल प्लेस्ड परचेज ऑर्डर्स ऑन सीएफएल for supply of goods which in turn were sold by PEPL to its customer। कहते हैं इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के थ्रू होता क्या था कि PEPL ये फेरिट्स वाला मेटल कॉस्मो से परचेज करती थी और परचेज करने के बाद ये अपने कस्टमर्स को आगे सेल कर देती थी।
हम ऐसे भी कहते थे कि ये फेरेट्स का जो मेटल है वो कॉस्मो कंपनी किसको देती थी, पीईपीएल को, और पीईपीएल इसको फर्दर किसको दे देती थी, अपने कस्टमर को। कहते ठीक है, कहते लेकिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया, एंड डिस्प्यूट अरोज एज टू द पेमेंट्स एंड द इशू वाज रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन। कहते हैं इनके एग्रीमेंट में साफ लिखा था कि अगर कोई डिस्प्यूट रेज होता है इस मॉनेटरी टर्म्स के रिगार्डिंग, तो वो मैटर आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होगा। कहते हैं ऑल्दो द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फाउंड दैट सीएफएल वाज एंटाइटल्ड टू रिकवर द अफोरसेड मेंशन अमाउंट। कहते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में ये तो कॉस्मो कंपनी के फेवर में आया कि कॉस्मो कंपनी पीईपीएल से एक सर्टेन अमाउंट रिसीव करेगी, क्योंकि पीईपीएल ऑर्डर देती थी किसको, कॉस्मो को। कॉस्मो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दे देता था पीईपीएल को, तो कॉस्मो को पैसा भी तो मिलेगा, क्योंकि कॉस्मो प्रोडक्ट बेच रहा है पीईपीएल को, तो पीईपीएल उसको पैसा भी देगी। कहते हैं क्योंकि पैसा नहीं आ रहा था इस वजह से इनके बीच में डिस्प्यूट रेज हुआ। हाँ, आर्बिट्रेटर ने ये तो बोला कि कॉस्मो कंपनी को इतना पैसा मिलना चाहिए, लेकिन कॉस्मो कंपनी ये कह रही थी कि सर ये जो पर्टिकुलर अमाउंट आप हमको दिलवा रहे हो ये बैक डेट का है, तो सर क्या हमको बैक डेट से इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए? सर मिलना तो चाहिए, लगता तो लॉजिकल है, लेकिन आर्बिट्रेटर ने बोला कि नहीं, आपको इंटरेस्ट अमाउंट नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने क्या लिखा, देखा, ऑल्दो द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फाउंड दैट सीएफएल वाज एंटाइटल्ड टू रिकवर द अफोरमेंशन्ड अमाउंट। कहते हैं ये चीज तो आर्बिट्रेटर ने साफ साफ बोल दी कि सीएफएल कंपनी को अवार्ड मिलना चाहिए, एक रिक्वायर्ड सम ऑफ अमाउंट मिलना चाहिए, बट इट रिजेक्टेड। इट का मतलब यहाँ पे कौन है? इट का मतलब यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मतलब आर्बिट्रेटर्स का पैनल। कहते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रिजेक्टेड द सीएफएल्स क्लेम फॉर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12.25% ऑन दिस सेट अवॉर्डेड सम। हाँ, लेकिन उन्होंने ये मना कर दिया कि जो अमाउंट आपको हम ग्रांट करवा रहे हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब कॉस्मो कंपनी कह रही है कि भाई इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, बट आर्बिट्रल अवार्ड में इंटरेस्ट का चार्ज दिया नहीं गया। इसी वजह से कॉस्मो कंपनी यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में आ गई और वो यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर दिया कि सर अवार्ड के साथ साथ हमको इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अपील को क्या कर दिया, अलाउड करने का मतलब उनको यहाँ पे अब इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं जरा जो प्रोविजन यहाँ पे हिट हो रहा है पहले उसको पढ़ लेते हैं। कहते हैं सेक्शन 31 उसका सबसेक्शन 7 क्लॉज है। यहाँ पे क्या लिखा था, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। कहते हैं अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज। कहते हैं अगर पार्टीज ने कुछ आपस में एग्रीमेंट में एग्री किया हुआ है तो अलग बात है, अदरवाइज वेयर एंड इन सो फार एज एन आर्बिट्रल अवार्ड इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। कहते हैं साफ साफ लिखा है कि अगर आर्बिट्रेटर कोई आर्बिट्रल अवार्ड दे रहा है फॉर द मनी टर्म्स, पैसे की बात कर रहा है, तो द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मे इंक्लूड इन द सम फॉर विच द अवार्ड इज मेड इंटरेस्ट एट सच रेट एज इट डीम्स रीजनेबल। कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड देते समय आर्बिट्रेटर को पावर दी गई कि अगर उनके एग्रीमेंट में कुछ और लिखा है तो अलग बात है, लेकिन अगर आर्बिट्रेटर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में आर्बिट्रल अवार्ड पैसे के रिगार्डिंग दे रहा है, मनी टर्म्स में दे रहा है, तो वो उस मनी टर्म्स में इंटरेस्ट अमाउंट को इंक्लूड कर सकता है एट सच रेट एज इट डीम्स रीजनेबल ऑन द होल और एनी पार्ट ऑफ द मनी। या तो वो पूरे अमाउंट पे उतना इंटरेस्ट डिस्चार्ज करवा सकता है या एक रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ मनी पे, फॉर द होल और एनी part of the period between the date on which the cause of action arose and the date on which the award is made। कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट बोल रहे हैं? कहते हैं जिस दिन ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और जिस दिन अवार्ड सुनाया गया, तो इनके बीच में जो भी अमाउंट आया उस पर इंटरेस्ट डिस्चार्ज करवाया जा सकता है एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 क्लॉज ए ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। कहते हैं ठीक है। कहते हैं इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम कंसीडर करते समय देखिए क्या लिख रहे हैं। कहते हैं द प्रिंसिपल इशू टू बी एड्रेस्ड इज वेदर द डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू रिजेक्ट सीएफएल्स क्लेम फॉर इंटरेस्ट इज सस्टेनेबल। कहते हैं यही सबसे बड़ा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर केस में रेज किया गया है कि सीएफएल कंपनी जो यहाँ पे अपने आर्बिट्रल अवार्ड में इंटरेस्ट चाहती है और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है? कहते हैं इट इज अ ट्राइट लॉ दैट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन नॉट इग्नोर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। कहते हैं ये तो बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है कि जब भी कोई पर्टिकुलर प्रोसीडिंग आर्बिट्रेशन में जाएगी तो पार्टीज के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है तो उस एग्रीमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको इग्नोर नहीं कर सकता आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। उनको ध्यान में रखते हुए ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को डिसीजन सुनाना होगा। अभी हमने सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 का क्लॉज ए पढ़ा और स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था अनलेस अदरवाइज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज, मतलब पार्टीज में अगर कोई और चीज एग्रीड है तो अलग बात है, अदरवाइज फिर लॉ फॉलो होगा। कहते ठीक है। कहते सेक्शन 28 सबसेक्शन 3, जहां क्या लिखा हुआ है देखिए आगे मैंने पैराग्राफ बताया। सेक्शन 28 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? कहता है इन ऑल केसेस द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड शैल टेक इनटू अकाउंट द यूसेजेस ऑफ द ट्रेड एप्लीकेबल टू द ट्रांजैक्शन। कहते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जरूर से पार्टीज के बीच में एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट को जरूर पढ़ेगी, पहले उसको कंसिडर करेगी, उसको कंसिडर करने के बाद जो टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखी होंगी उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन भी लेगी, और साथ ही साथ ये भी देखेगी कि किस सिचुएशन में किस जगह पर ऐसे कौन कौन से ट्रेड यूसेजेस थे जो इन दो पार्टीज के बीच में चलते थे।
कहते ठीक है, कहते इट ऑफ द एक्ट मैंडेट्स दैट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मस्ट डिसाइड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर दो पार्टीज के बीच में एग्जीक्यूट हुआ है या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में एग्जीक्यूट हुआ है तो उनको यहाँ पे अपनी लिखी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होगा। ठीक है, हमको पता है। कहते लिखा इन द प्रेजेंट केस, अब हम आते हैं इस पर्टिकुलर केस में। कहते हैं इन द प्रेजेंट केस देयर इज नो डिस्प्यूट दैट एग्रीमेंट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट्स। कहते हैं हमारे इस पर्टिकुलर केस के एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है, साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर पेमेंट में डिले होती है तो ब्याज दिया जाएगा, अगर पेमेंट में डिले होती है तो इंटरेस्ट मिलेगा। कहते हैं द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज नॉट फाउंड द अफोरसेड क्लॉज टू बी इनवैलिड और इनएप्लीकेबल। और कहते हैं कहीं पे भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने ये भी नहीं बोला कि ये जो पर्टिकुलर क्लॉज है ये इनवैलिड है या इनएप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है, वैलिड है। कहते द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज आल्सो नॉट इंडिकेटेड एनी रीजन एज टू व्हाई द अफोरसेड क्लॉज ऑट टू बी इग्नोर्ड। कहते ना ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे कोई ऐसा रीजन दिया कि इस पर्टिकुलर क्लॉज को क्यों इग्नोर किया जाए। इसका मतलब हम ऐसे बोलना चाहते हैं कि पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई पेमेंट डिले होती है तो उस पर ब्याज दिया जाएगा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के इस क्लॉज से डिनाई भी नहीं किया, इसको इग्नोर भी नहीं किया और इसको एक्सेप्ट भी किया। ठीक है, कहते हैं therefore the arbitral tribunal is bound to make award in terms of the agreement between the parties and there is no indication as to why arbitral tribunal has rejected CFL's claim for interest। कहते हैं अब इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि जब दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो फिर क्यों आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने इस इंटरेस्ट के अमाउंट को इग्नोर किया। सर उनके पास कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं। फिर दिल्ली हाईकोर्ट इस एक पर्टिकुलर केस के को रेफर करते हुए कहती है देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। कहते हैं इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स वर्सेस एसएल अरोरा एंड कंपनी द केस ऑफ 2010 द सुप्रीम कोर्ट हैड एक्सप्रेसली हेल्ड एज अंडर। कहते हैं इस पर्टिकुलर केस को रेफर करते हुए देखिए कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में क्या लिखती है। कहते ध्यान से देखिएगा क्या कहते हैं द अथॉरिटी ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल to award interest under section 31 subsection 7 clause A हम नीचे पढ़ चुके हैं, is subject to the contract between the parties and the contract will prevail over the provision of section 31 subsection 7 clause A of the act। ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला क्योंकि सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 के क्लॉज ए में साफ लिखा हुआ है अनलेस एग्रीड बिटवीन द पार्टीज। पहले लॉ को पढ़ने से पहले पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट अगर हुआ है तो उसमें देखो कि क्या लिखा है। अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तब उस सिचुएशन में लॉ के प्रोविजंस पे आना। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला और हमारे केस में भी एग्रीमेंट में साफ लिखा था डिलेड पेमेंट तो इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट मिलेगा। अब आपको लॉ में जो लिखा है उसको भूल जाइए। कहते लिखा वेयर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज कंटेन्स अ प्रोविजन रिलेटिंग टू और रेगुलेटिंग और प्रोहिबिटिंग द इंटरेस्ट द एंटाइटलमेंट ऑफ अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट टू इंटरेस्ट फॉर द पीरियड बिटवीन द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अरोज एंड द डेट ऑन विच द अवार्ड इज मेड विल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विल हैव टू ग्रांट और रिफ्यूज इंटरेस्ट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं अगर उन दोनों के पार्टीज के बीच में इंटरेस्ट के रिगार्डिंग बातें साइलेंट है तो आप लॉ के बेसिस पे दीजिए, अगर बातें साइलेंट नहीं है तो जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए दीजिए। लॉ बिल्कुल सिंपल है। लॉ कहता है पार्टीज के बीच में अगर एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कोई लाइन लिखी हुई है, कोई क्लॉज एग्रीड है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड है तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए अपना डिसीजन सुनाइए। लेकिन अगर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 क्लॉज ए को पढ़ लीजिए। हम वहां पे आपको पावर दे देंगे, आप इंटरेस्ट देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो ना दे, लेकिन पहले आपको एग्रीमेंट कंसिडर करना होगा। ठीक है, कहते हैं द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स कैन नॉट इग्नोर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज व्हाइल डीलिंग विद और अवॉर्डिंग प्री अवॉर्ड इंटरेस्ट। कहते हैं दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती, उसको कंसीडर करने के बाद ही डिसीजन लेना होगा। कहते हैं वेयर द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट प्रोहिबिट अवॉर्ड ऑफ इंटरेस्ट एंड वेयर द आर्बिट्रल अवॉर्ड इज फॉर पेमेंट ऑफ मनी। कहते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट ने कहीं पे भी प्रोहिबिट नहीं किया कि इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाए कि इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा तो अलग बात, लेकिन ऐसा हमारे केस में तो बिल्कुल भी नहीं है। और उस पुराने केस की जजमेंट में भी साफ साफ सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट के अमाउंट पे प्रोहिबिशन नहीं लगी और कोई भी डिसीजन आर्बिट्रल अवॉर्ड मनी टर्म्स में दे रहा है तो द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन अवॉर्ड इंटरेस्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इसका मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज नो प्रोहिबिशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट। ठीक है, कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज नो प्रोहिबिशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट, अब कोई प्रोहिबिशन ही नहीं है तो आर्बिट्रल अवॉर्ड जो आएगा उस आर्बिट्रल अवॉर्ड में आप इंटरेस्ट दीजिए। कैसे दीजिए? सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 क्लॉज ए। क्लॉज बी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा, 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर एनम। तो ये सारी बातें वहां मेंशन है, लेकिन ये सब तब आएंगी जब हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट ना हुआ हो, लेकिन हमारे केस में तो एग्रीमेंट है। कहते हैं हैविंग स्टेटेड द अबव इट इज आल्सो नेसेसरी टू ऑब्जर्व दैट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वुड स्टिल हैव द डिस्क्रिशन
to award interest in cases where the contract is silent. लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट के अमाउंट को लेके साइलेंट है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल पैनल ये डिसाइड करेगा कि इंटरेस्ट का अमाउंट देना है या नहीं देना. कहते हैं however such discretion would have to be exercised objectively keeping in view the facts of the case. और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जब ये डिसीजन लेगा कि इंटरेस्ट का अमाउंट देना है या नहीं देना, वो तब देगा जब कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट, और देना भी है कि नहीं देना ये केस टू केस वैरी कर सकता है. कहते हैं इन केसेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट वुड बी पेबल ऑन सम विदहेल्ड, देन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वुड बी बाउंड टू अवॉर्ड द सेम अनलेस देयर आर गुड रीजंस नॉट टू डू सो. और यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली ये बात बोली गई है कि डिलेड पेमेंट में ब्याज दिया जाएगा तो फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ब्याज देना पड़ेगा. हाँ, वो एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पे वो आर्बिट्रल अवार्ड में इंटरेस्ट इंक्लूड ना करना चाहे, लेकिन उसका जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए, जो यहाँ पे इस केस में नहीं है. इसलिए इन द प्रेजेंट केस द इम्प्यून्ड अवार्ड डज नॉट इंडिकेट एनी रीजन एज टू व्हाई सीएफएल्स क्लेम फॉर इंटरेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड. दिल्ली हाईकोर्ट साफ कहती है कि इस पर्टिकुलर केस में कहीं से भी ये नजर नहीं आ रहा कि आर्बिट्रल अवार्ड ने किस ग्राउंड पे सीएफएल कंपनी के इंटरेस्ट वाले क्लेम को मना कर दिया. दिस कोर्ट इज हार्ड प्रेस्ड to find any discernible reason from the facts and circumstances as discussed in the imputed award as to why interest on the amount awarded has been denied to CFL. कहते हैं यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट कहती है कि यहाँ समझ में ही नहीं आ रहा, कोई ऐसा रीजन ही नहीं नजर आ रहा जिसके बेसिस पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इस आर्बिट्रल अवार्ड में इंटरेस्ट नहीं देना चाहती. जब कोई जस्टिफाइड रीजन ही नहीं है तो फिर आप इंटरेस्ट के अमाउंट को इग्नोर नहीं कर सकते. इसका मतलब सीएफएल कंपनी का क्लेम बिल्कुल जस्टिफाइड था. कहते द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज इग्नोर्ड द प्रोविजंस ऑफ द एग्रीमेंट व्हिच एक्सप्रेसली एंटाइटल सीएफएल टू क्लेम इंटरेस्ट नॉट एक्सीडिंग द रेट ऑफ 14% पर एनम फॉर एनी डिले इन पेमेंट. कहते हैं साफ साफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने इग्नोर किया है एग्रीमेंट्स के प्रोविजंस को, जहां साफ साफ लिखा हुआ था कि सीएफएल कंपनी जब भी अगर उसके कंपनी फेवर में कोई भी डिलेड पेमेंट की वजह से कोई अवार्ड पास होता है तो उसको ब्याज मिल सकता है, लेकिन ब्याज का अमाउंट 14% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इन व्यू ऑफ द अबव द पिटीशन इज लायबल टू बी अलाउड, और इन्हीं ग्राउंड्स पे दिल्ली हाईकोर्ट इस पिटीशन को क्या करती है, अलाउ करती है. एंड द इम्प्यून्ड अवार्ड इज लायबल टू बी सेट असाइड टू द एक्सटेंट ऑफ रिजेक्शन ऑफ सीएफएल्स क्लेम फॉर द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12.25% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइसेस टिल द डेट ऑफ इम्प्यून्ड अवार्ड. और वो साफ कहती है कि जो सीएफएल कंपनी का क्लेम है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है और उस क्लेम को एंटरटेन किया जाए. In view of the above, the impugned award is set aside to the extent as indicated above. तो जो अमाउंट डिसाइड हुआ है वो ठीक है, लेकिन उस पर ब्याज ना देने की बात जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने डिसाइड की है वो गलत है, उसके रिगार्डिंग डिसीजन रिवर्स किया जाता है. अकॉर्डिंगली द पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ. और इसी तरीके से इस ग्राउंड पे सीएफएल कंपनी के क्लेम को एक्सेप्ट किया जाएगा और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के डिसीजन को रिवर्स कर दिया जाएगा. चलो, तो हमारा ये 3rd नंबर केस कंप्लीट हो गया. अब इसके बाद हम अपने लास्ट केस पे आते हैं और फिर आज की इस पर्टिकुलर वीडियो को कंप्लीट करते हैं. ये देखते हैं लास्ट केस क्या है हमारा. कहते हैं लास्ट केस है 2 कंपनीज के बीच में. अगेन लिखा है डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे बोलेंगे डीएमआरसी, और सेकंड नंबर पे बोल रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, और हम यहाँ पे बोल देंगे एयरपोर्ट एक्सप्रेस, ऐसे बोल देते हैं. ठीक है, तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि 2 पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है, एक डीएमआरसी और एक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन. और कहते हैं अगेन जो प्रोविजन हिट हो रहे हैं वो कौन से एक्ट के हिट हो रहे हैं, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के. कहते हैं अवार्ड इज इन द फेवर ऑफ रिस्पॉन्डेंट. कहते हैं अवार्ड जो है वो किसके फेवर में आया है, रिस्पॉन्डेंट के फेवर में. मतलब हम किसके फेवर में कहते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के फेवर में डिसीजन है. ठीक है, कहते हैं सिंगल जज डायरेक्ट्स डिपॉजिट ऑफ ₹65 करोड़ विद द बैंक ऑफ रिस्पॉन्डेंट टू कवर इंटरेस्ट चार्जेस. कहते हैं यहाँ पे हुआ क्या, अभी हम केस पढ़ेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे कि अपेलेंट को ऑर्डर दिया गया कि अपेलेंट आप एक रिक्वायर्ड सम ऑफ अमाउंट रिस्पॉन्डेंट कंपनी के बैंक में जमा कराइए. रिस्पॉन्डेंट कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया कि जो अमाउंट अपेलेंट कंपनी डिपॉजिट करवा रही है वो एक इंटरिम ऑर्डर है. हो सकता है बाद में ये पर्टिकुलर अमाउंट रिवर्स कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, या इंटरिम ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाए. तो रिस्पॉन्डेंट कंपनी जो अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवाया जा रहा है उसके रिगार्डिंग आप एक बैंक गारंटी दीजिए. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अपेलेंट को ऑर्डर दिया गया कि लेट से आप 50 करोड़ रुपए जमा कराइए रिस्पॉन्डेंट के अकाउंट में, लेकिन कहीं कोर्ट का डिसीजन रिवर्स ना हो जाए, इस वजह से रिस्पॉन्डेंट को बोला गया कि आप से 55 करोड़ की एक बैंक गारंटी भी लगाइए कि अगर बाई चांस 50 करोड़ जमा कराने के बाद ये डिसीजन रिवर्स हो जाए तो कोर्ट सिक्योर रहे. 55 करोड़ की बैंक गारंटी उन्होंने रखी हुई है, अगर एपेलेंट को पैसा वापस भी करना पड़ेगा तो इस बैंक गारंटी के थ्रू पैसा वापस कर दिया जाएगा. क्या ऐसा डिसीजन लेना ठीक है? दिल्ली हाई कोर्ट कहती है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं. आइए देखते हैं केस क्या है. कहते लिखा डिस्प्यूट अरोज
बिटवीन द पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द एयरपोर्ट मेट्रो लाइन। कहते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया गया, एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो कहते हैं एक डीएमआरसी के बीच में है और एक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन, एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के बीच में। कहते हैं किस रिगार्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो कहते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसके रिगार्डिंग है, कहते हैं एयरपोर्ट मेट्रो लाइन। जो लोग दिल्ली में रहते हैं अगर उनको ध्यान हो तो ऑरेंज लाइन है, जो कि किसकी लाइन है, जो कहते हैं एयरपोर्ट मेट्रो लाइन, ठीक है, ऑरेंज। चल, कहते हैं द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज रेंडर्ड एन अवार्ड इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट इन दिस सम ऑफ ₹4,670 करोड़ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ अवार्ड। कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड यहाँ पे पास किया गया है और आर्बिट्रल अवार्ड किसके फेवर में आया, रिस्पोंडेंट के फेवर में। रिस्पोंडेंट के फेवर में आया मतलब एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस कंपनी के फेवर में, ठीक है। कितने अमाउंट के रिगार्डिंग, कहते हैं 4,670 करोड़ के रिगार्डिंग। कहते हैं बट द एपेलेंट डीएमआरसी मूव्ड द हाई कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड। लेकिन हुआ क्या कि जो डीएमआरसी है वो इस आर्बिट्रल अवार्ड से सेटिस्फाइड नहीं है, इस वजह से वो कहाँ आ जाती है, हाई कोर्ट आ जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ऐसा कहना चाहते हैं कि डीएमआरसी और एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस कंपनी के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ। उस डिस्प्यूट को सबसे पहले आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। आर्बिट्रल अवार्ड भी आया, लेकिन आर्बिट्रल अवार्ड किसके फेवर में आया, एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो कंपनी के फेवर में आया, ठीक है। कहते हैं 4,670 करोड़ रुपए प्लस साथ में इंटरेस्ट अमाउंट, ये आर्बिट्रल अवार्ड एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन के फेवर में आ गया, ठीक है। कहते हैं अब इस डिसीजन से, इस आर्बिट्रल अवार्ड से डीएमआरसी को बड़ा धक्का लगा और डीएमआरसी इस डिसीजन से सेटिस्फाइड, इस वजह से वो इस आर्बिट्रल अवार्ड के रिगार्डिंग कहाँ गई, हाई कोर्ट, ठीक है। कहते हैं हाई कोर्ट में इन द ऑर्डर डेटेड 30 मई 2017 हेयर इन आफ्टर एज इम्प्यून्ड ऑर्डर, और इसी ऑर्डर के अगेंस्ट अब यहाँ पे एक केस आया है। द लर्नेड सिंगल जज हैज डायरेक्टेड डीएमआरसी टू पे अ सम ऑफ ₹60 करोड़ डायरेक्टली टू एक्सिस बैंक, who is stated to be the lead lending bank subject to furnishing of an unconditional bank guarantee to the extent of ₹65 crore by the respondent, which would cover the factor of interest at the rate of 12% per annum should the appellant herein succeed। अब ध्यान से देखिए क्या कहते हैं। पहले तो डिसीजन किसके फेवर में आया, कहते हैं जो आर्बिट्रल अवार्ड का डिसीजन था, ध्यान से देखिएगा, इस पैराग्राफ को मैं शॉर्ट में लिखता हूं। कहते हैं जो आर्बिट्रल अवार्ड का डिसीजन था वो किसके फेवर में आया, कहते हैं जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो फेवर में आ रहा है, किसके, कहते हैं वो फेवर में आ रहा है एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस कंपनी के फेवर में। आर्बिट्रल अवार्ड किसके फेवर में आया, एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस कंपनी के फेवर में आया, ठीक। कहते हैं डीएमआरसी इससे सेटिस्फाइड नहीं है। डीएमआरसी कहां पे आ गई है, हाई कोर्ट में। कहते हैं हाई कोर्ट के सिंगल जज ने डीएमआरसी को एक ऑर्डर दिया है कि डीएमआरसी यू आर रिक्वायर्ड टू पे अमाउंट ऑफ ₹60 करोड़ डायरेक्टली टू दी एक्सिस बैंक। उनको बोला गया कि आप अभी एक्सिस बैंक को 4,670 करोड़ पे करने को नहीं बोले, सिर्फ 60 करोड़ पे करने को बोले, और बोले कि अभी आप इमीडिएटली 60 करोड़ रुपए जमा कराइए एक्सिस बैंक में, जो कि एक लीड लेंडिंग बैंक है ऑफ द रिस्पोंडेंट। इसका मतलब डीएमआरसी को सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप 60 करोड़ पे जमा कराइए। साथ ही साथ रिस्पोंडेंट कंपनी को सिंगल जज ने ऑर्डर दिया कि रिस्पोंडेंट कंपनी मतलब ये एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस कंपनी, आपको बोला गया कि आप एक बीजी, एक बैंक गारंटी जमा करवाइए ऑफ ₹65 करोड़। क्यों, क्योंकि मान लो कि अगर बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज का डिसीजन ये कहता है कि एपेलेंट कंपनी को, डीएमआरसी को ये 60 करोड़ जमा नहीं कराने थे, तो वो 60 करोड़ की रिकवरी कहां से करेगा, इसलिए रिस्पोंडेंट कंपनी आप एक बैंक गारंटी भी साइन करके दीजिए, ठीक है। कहते हैं नाउ द अपेलेंट चैलेंज्ड दिस पर्टिकुलर ऑर्डर बिफोर द डिवीजन बेंच। अभी हाई कोर्ट ने और कोई ऑर्डर सुनाया ही नहीं है, इससे पहले ही इस 60 करोड़ के डिसीजन से ही, इस इंटरिम ऑर्डर से ही डीएमआरसी सेटिस्फाइड नहीं है और वो दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज के डिसीजन के अगेंस्ट डिवीजन बेंच में आ गई। डिवीजन बेंच ने इनकी अपील को क्या कर दिया है, डिसमिस, और उन्होंने क्या बोला कि अभी ये पर्टिकुलर मैटर प्रोसीडिंग में चल रहा है, इस वजह से आप इसको कंटिन्यू रखिए। और इस पर्टिकुलर ऑर्डर में जहां पे ये बोला गया है कि 60 करोड़ रुपए जमा कराने हैं और 65 करोड़ की बैंक गारंटी लगानी है दूसरी कंपनी ने, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, इसमें कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही, इस वजह से हम आपकी अपील को क्या करते हैं, डिसमिस करते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच क्या कहती है, वी हैव हर्ड द लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज, we find no force in the submission of learned counsel for the appellant that the present petition under section 9 of the act is premature।
कहते ध्यान से पढ़िएगा, वी फाइंड नो फोर्स इन द सबमिशन ऑफ लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट दैट द प्रेजेंट पिटीशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट इज प्रीमेच्योर। कहते हैं यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट साफ कहती है कि हम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो अपील लगाई जा रही है अभी ये प्रीमेच्योर है। प्रीमेच्योर होने का मतलब अभी टाइम नहीं है इस पर्टिकुलर अपील को एंटरटेन करने का, क्योंकि अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना प्रॉपर डिसीजन नहीं सुनाया। कहते हैं द सबमिशन ऑफ द पिटिशनर इज प्रीमाइज्ड इन द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 36 which stipulates that only after the expiry of time for making an application to set aside the arbitral award under section 34 has expired, the award is deemed to be decree of the court। चलिए पहले मैं जरा सेक्शंस पढ़ा दूं, आइए यहां पे आते हैं। कहते हैं जब भी कोई आर्बिट्रेटर अपना डिसीजन सुनाता है, तो आर्बिट्रेटर जब अपना डिसीजन सुनाता है, डिसीजन सुनाने से पहले या डिसीजन सुनाने के बाद आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं आर्बिट्रेटर ने अपना डिसीजन सुना दिया, सेक्शन 34 में अब आप एप्लीकेशन लगाते हो कि सर आर्बिट्रल अवार्ड जो आया है उसको सेटिस्फाइड कर दिया जाए। देखो यहां लिखा है सेक्शन 34 क्या कहता है, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड। अगर कोई भी पार्टी आर्बिट्रेटर के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकती है कि आर्बिट्रल अवार्ड को सेटिस्फाइड कर दिया जाए। लेकिन मान लो कि ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई गई या एप्लीकेशन लगाई गई लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया, इन दैट सिचुएशन आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन आता है उसको हम कोर्ट का एक डिक्री मानते हुए एग्जीक्यूट करते हैं। सेक्शन 36 कहता है वेयर द टाइम फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 34, कहते हैं वेयर द टाइम फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड अंडर सेक्शन 34 हैज एक्सपायर्ड। कहते हैं एक ड्यू टाइम लिमिट में आपको आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट एप्लीकेशन लगानी होती है अगर आप उसको सेटिस्फाइड करना चाहते हैं। लेकिन सेक्शन 36 कहता है कि अगर आपने वो एप्लीकेशन नहीं लगाई और सच एप्लीकेशन हैविंग बीन मेड, या आपने एप्लीकेशन लगाई बट इट हैज बीन रिफ्यूज्ड, लेकिन कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया, इन दैट सिचुएशन द अवार्ड शैल बी इन्फोर्स्ड अंडर सीपीसी इन द सेम मैनर एज इफ इट वर अ डिक्री ऑफ द कोर्ट। तो कहते हैं इन दैट सिचुएशन जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसको हम इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे जैसे कि वो कोई एक कोर्ट का डिसीजन था, ठीक है। कहते हैं फिर सेक्शन 9 क्या कहता है, कहते हैं सेक्शन 9 कहता है इंटरिम मेजर्स बाय द कोर्ट। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, अ पार्टी में बिफोर और ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग और एट एनी टाइम आफ्टर द मेकिंग ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड, मतलब 3 टाइम यहाँ पे मार्क कराए गए हैं। और हमको नीचे वाला ये सारे प्रोविजन नहीं पढ़ने, ये तो मैंने लिख दिए क्योंकि मेरे को पूरा पॉइंट लिखना सही लग रहा था, बट इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, अब पार्टी में, पार्टी कौन है, आर्बिट्रल डिस्प्यूट जिसके बीच में हुआ है, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज है। कहते हैं पार्टी में बिफोर आर्बिट्रल अवार्ड आने से पहले और ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, या आर्बिट्रल प्रोसीडिंग चल रही है और बीच में ही, और एट एनी टाइम आफ्टर द मेकिंग ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड, या आर्बिट्रल अवार्ड आने के बाद। बट हाईलाइट करिएगा अलग कलर से, बट बिफोर इट इज इन्फोर्स्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 36, लेकिन सेक्शन 36 में एग्जीक्यूट होने से पहले। इसका मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि आप आर्बिट्रल अवार्ड आने से पहले, आर्बिट्रल अवार्ड आने से पहले या ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स या आफ्टर आर्बिट्रल अवार्ड, बट बिफोर एनफोर्समेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बट बिफोर एनफोर्समेंट अंडर सेक्शन 36। तो कहते हैं इनमें से पहले, इन सिचुएशन में आप इस पर्टिकुलर मैटर को कोर्ट में लेके जा सकते हो, कोर्ट में लेके जा सकते हो, अप्लाई टू अ कोर्ट इन पर्टिकुलर रिलीफ्स के लिए। सारी और कोई रिलीफ नहीं मिलेंगी, सिर्फ वही रिलीफ मिलेंगी जो यहाँ सेक्शन 9 में लिखी, ठीक है। आओ अब ऊपर आते हैं, अब वापस से पढ़ते हैं, चलो अब वापस से पढ़ते हैं रीजन को, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं वी फाइंड नो फोर्स इन द सबमिशन ऑफ लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट दैट प्रेजेंट पिटीशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट इज प्रीमेच्योर। कहते हैं पहली बात तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये जो एप्लीकेशन लगाई गई है ये सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट की जानी चाहिए, ठीक। कहते हैं द सबमिशन ऑफ द पिटिशनर इज प्रीमाइज्ड इन द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 36 which stipulates that only after the expiry time for making an application to set aside the arbitral award under section 34 has expired, the award is deemed to be decree of the court। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोर्ट भी यही कहती है कि सेक्शन 36 को अगर आप पढ़ें तो वहाँ साफ लिखा हुआ है कि अगर एप्लीकेशन लगाई ही नहीं गई सेक्शन 34 में, या एप्लीकेशन लगाई गई बट कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो हम आर्बिट्रल अवार्ड को इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे जिस तरीके से कि वो अवार्ड बिल्कुल फाइनल अवार्ड है एज द डिक्री ऑफ द कोर्ट, ठीक है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट देयर इज नो डिक्री एज ऑन डेट। कोर्ट कहती है
कि एपेलेंट के अकॉर्डिंग अभी तक कोई डिक्री पास नहीं हुई। दिस सबमिशन इज नॉट एक्सेप्टेबल इन व्यू ऑफ द एक्सप्रेस लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 9 इटसेल्फ। लेकिन कोर्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट को कंसिडर नहीं करता। From the aforegoing, it is clear that power vested in the court may be exercised when the proceeding before the arbitrator either contemplated, pending or even completed. अगर हम सेक्शन 9 की प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करें तो वहां साफ लिखा हुआ है कि इंटरिम मेजर दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? इंटरिम मेजर दिया जा सकता है, या हम ऐसे बोलेंगे इंटरिम रिलीफ दी जा सकती है, भले ही आर्बिट्रल अवार्ड अभी आया हो या ना आया हो या प्रोसीडिंग चल रही हो। ठीक है, कहते हैं द प्रेजेंट केस इज वन अंडर द थर्ड कैटेगरी, क्योंकि अवार्ड कंप्लीट हो चुका है। कहते हैं द प्रेजेंट केस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ थर्ड नंबर एंड द कोर्ट हैज पावर टू ऑर्डर इंटरिम मेजर्स आफ्टर द पासिंग ऑफ द अवार्ड बट बिफोर इट्स एनफोर्समेंट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट। और ये बात हम ऑलरेडी अभी पढ़कर आए। कहते हैं, अब यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट साफ साफ कहती है, यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट क्या कहती है? साफ साफ ये कहती है कि अगर हम प्रोविजंस को पढ़ें तो उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अभी प्रोसीडिंग कंप्लीट हुई है, आर्बिट्रल अवार्ड आ चुका है, लेकिन अभी वो आर्बिट्रल अवार्ड सेक्शन 36 में इन्फोर्स नहीं हुआ। ठीक है, कहते हैं हेंस द कोर्ट वाज क्लियरली वेस्टेड विद द पावर टू ग्रांट इंटरिम मेजर्स प्रायर टू द अवार्ड बिकमिंग अ डीम्ड डिक्री अंडर सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट। कहते हैं इस वजह से सेक्शन 9 में जो कोर्ट को पावर दी गई है, सेक्शन 9 में जो पावर दी गई है, पावर टू कोर्ट दी गई है, हम उसमें इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर सकते हैं। क्या ग्रांट कर सकते हैं? इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर सकते हैं। ठीक, चलो कहते हैं आगे बढ़ते हैं। वी मे नोटिस दैट द ऑर्डर डेटेड 30th of May 2017 इज ओनली एन इंटरिम ऑर्डर। कहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज ने जो ऑर्डर सुनाया है वो अभी खाली एक इंटरिम ऑर्डर सुनाया है एंड ऑल द इश्यूज सॉट टू बी रेज्ड बाय द पार्टीज हैव बीन केप्ट ओपन टू बी कंसिडर्ड बाय द लर्नड सिंगल जज ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। और कहते हैं अभी तो उन्होंने सिर्फ ये बोला कि डीएमआरसी आप 60 करोड़ पे जमा करा दीजिए, एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो कंपनी आप 65 करोड़ की बैंक गारंटी दे दीजिए, क्योंकि अभी ये तो इंटरिम ऑर्डर है। फाइनल ऑर्डर आते आते हो सकता है कि सारा ऑर्डर एपेलेंट के फेवर में आ जाए। तो इस वजह से जो ऑर्डर सुनाया गया है, डिवीजन बेंच कहती है, वो एक इंटरिम ऑर्डर है। अभी और बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो सिंगल लर्नड जज ने कंसिडर करने हैं, जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग्स में कंसिडर किए जाएंगे। आपने तो अभी एक डिसीजन आया उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दी। कहते हैं वी फाइंड नो ग्राउंड्स टू इंटरफेयर इन द इम्प्यून्ड ऑर्डर पास्ड बाय द लर्नड सिंगल जज। फर्स्टली कहते हैं यहाँ पे डिवीजन बेंच कहती है कि हमको यहाँ पे कोई ग्राउंड नजर नहीं आ रहा जिसके बेसिस पे हम सिंगल लर्नड जज के डिसीजन के अगेंस्ट इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन अपील को एक्सेप्ट करें। क्यों? पहले ग्राउंड, फॉर द रीजन दैट ऑर्डर डेटेड 30th May 2017 is an interim order by which the appellant herein has been directed to deposit rupees 60 crore out of an award in favor of the respondent in the sum of rupees 4670। कहते हैं पहला ग्राउंड जिसके बेसिस पे हम ये कहना चाहते हैं कि सिंगल लर्नड जज के ऑर्डर के अगेंस्ट हम कोई अपील एंटरटेन नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रल अवार्ड डीएमआरसी के अगेंस्ट आया है और उसी अवार्ड के मद्देनजर सिंगल लर्नड जज ने 60 करोड़ रुपए जमा कराने को बोले। टोटल अमाउंट तो 4670 का है, 4670 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट है और यहाँ तो सिर्फ 60 करोड़ जमा कराए जा रहे हैं। फॉर द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड द रिस्पॉन्डेंट हैज बीन डायरेक्टेड टू प्रोवाइड, और इस अमाउंट के रिगार्डिंग रिस्पॉन्डेंट को भी ऑर्डर दिया गया है कि आप एक बैंक गारंटी फाइल करिए 65 करोड़ की, विच वुड कवर द इंटरेस्ट ऑन ₹60 करोड़ टू बी डिपॉजिटेड बाय द एपेलेंट हियरिंग। कहते हैं और ये भी सिर्फ 65 करोड़ की बैंक गारंटी इसलिए फाइल करवाई जा रही है क्योंकि कहीं पता लगे इंटरिम ऑर्डर अभी आया है, फाइनल ऑर्डर आते आते एपेलेंट के फेवर में आ जाए तो ये 60 करोड़ पे वापस करने पड़ सकते हैं और रिस्पॉन्डेंट कहीं इस पैसे को खर्च ना कर ले, इस वजह से उसे 65 करोड़ की बैंक गारंटी साइन करवाई गई। ठीक है, कहते हैं एंड थर्डली दिस अमाउंट इज टू बी पेड डायरेक्टली टू द एक्सिस बैंक। और कहते हैं ये अमाउंट बल्कि रिस्पॉन्डेंट को नहीं दिया जा रहा बल्कि रिस्पॉन्डेंट के लेंडिंग बैंक को दिया जा रहा है। क्यों? इन व्यू ऑफ द लार्ज सम ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाय रिस्पॉन्डेंट दैट इज 65 लाख रुपीज पर डे और 20 करोड़ रुपए पर मंथ, एंड ऑल्सो फॉर द रीजन दैट ऑल द ग्राउंड सॉट टू बी अर्ज्ड हैव बीन केप्ट ओपन टू बी डिसाइडेड बाय लर्नड सिंगल जज। और डिवीजन बेंच कहती है ये पर्टिकुलर अमाउंट कहीं रिस्पॉन्डेंट को नहीं दिया जा रहा। आप ये ना सोचिए कि रिस्पॉन्डेंट कंपनी को खर्च करने के लिए दे दिया जा रहा है। सर, रिस्पॉन्डेंट कंपनी ने एक्सिस बैंक से इतना हैवी लोन लिया हुआ है, 20 करोड़ रुपए महीने का वो ब्याज दे रही है, इसी वजह से 60 करोड़ रुपए सिंगल लर्नड जज ने पे करने को बोला टू द बैंक इटसेल्फ। और अभी सिंगल लर्नड जज ने कोई फाइनल ऑर्डर नहीं सुनाया, अभी बहुत सारे फैक्ट्स कंसीडर करने बाकी हैं। अभी तो एक इंटरिम ऑर्डर आया है, इस वजह से हम सिंगल लर्नड जज के उस डिसीजन के अगेंस्ट अपील एंटरटेन नहीं करेंगे। Therefore, accordingly, the present appeal as well as the application is dismissed। इसीलिए जो प्रेजेंट अपील आपने लगाई है या जो एप्लीकेशन आपने लगाई है हम इसको डिसमिस करते हैं।
तो ये बचे 4 केसेस जो हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस करने थे और ये चारों ही केसेस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको 4 केसेस समझ में आए। इस वीडियोस को और बच्चे लोगों के साथ शेयर करिए जैसे कि उनको भी इन पर्टिकुलर वीडियोस का एडवांटेज मिल सके। तो टिल देन गुड बाय। कल नेक्स्ट क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और 4 केसेस या 5 केसेस को डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।